जानकारी। सामग्री तालिका URL https://novelba.com Be My Infinite System Tab Chapters Title। लूसियन ब्लैक दुनिया का सबसे शक्तिशाली शिकारी बन गया, लेकिन इतनी सारी शक्तियों के साथ भी वह उस चीज की रक्षा नहीं कर सका जिसे वह प्रिय मानता था, और उसे मरते हुए देखना पड़ा। किसी भी भावना से रहित उसने अपनी नफरत को उन राक्षसों पर केंद्रित करने का फैसला किया जो उसकी सारी पीड़ा का कारण बने, और वह एक हत्या मशीन बन गया जब तक कि एक दिन उसे उन लोगों द्वारा धोखा नहीं दिया गया और जहर दिया गया जिनके साथ वह काम करता था। लेकिन भाग्य ने उसके लिए एक और योजना बनाई थी, क्योंकि वह अपने जागरण के दिन पर वापस लौट आया, जिस दिन उसने दुनिया में सबसे टूटी हुई क्षमता को जगाया। इस दूसरे अवसर के साथ वह अपनी बहन की रक्षा करने और यह पता लगाने की कसम खाता है कि वास्तव में उसके माता पिता के साथ क्या हुआ था। अध्याय 41 आगे बढ़ना 2। भाला हल्की बिजली के साथ टिमटिमा रहा था, एक धीमी हिंसक ध्वनि के साथ गुनगुना रहा था जो टूटे हुए पत्थर के कक्ष में भर गया था। लूसियन ने अपने कंधे घुमाए और अपनी पसलियों में अकड़न महसूस की, जहां उसकी त्वचा के नीचे फ्रैक्चर हल्के हल्के धड़क रहे थे। उसकी आधी अधूरी आंखें सामने इको पर टिकी रहीं और उसके संतुलन के हर सूक्ष्म बदलाव को देख रही थीं। कॉम्बैट इको एज्योर स्पीयर वार्डन रैंक D+ सिमुलेशन। उद्देश्य निष्प्रभावी करना। कोई प्रतिबंध नहीं। भालाधारी इको ने बात नहीं की। उसके काले वस्त्र बैंगनी कोहरे में बह रहे थे, उसकी छाती और भुजाओं पर चांदी नीले सर्किट हल्के हल्के चमक रहे थे। संपीड़ित हवा के झोंके में गायब होने से पहले उसकी पीली आंखें एक बार झिलमिला उठीं। मोड़ो कदम। लूसियन ने अपना सिर बगल में झुका लिया जैसे भाले ने उसकी खोपड़ी की जगह को चीर दिया। बिजली की नोक ने उसके गाल पर एक पतली रेखा काट दी। जैसे ही वह जोर के नीचे मुड़ा, चिंगारियां बाहर की ओर फूटीं, जिससे वह सफेद हो गया। उसका हाथ ऊपर की ओर उछला। आयामी पंजा। संपीड़ित स्थान का एक टुकड़ा इको के अग्रबाहु के साथ फट गया, सर्किट टूट गया और टूटे हुए पत्थर पर हल्का नीला इचोर छिड़क गया। लेकिन इको लड़खड़ाया नहीं। इसने भाले को बीच बीच में घुमाया और भाले को हड्डी तोड़ने वाले बल के साथ उसके पेट में पटक दिया। प्रभाव ने उसके पूरे शरीर को हिलाकर रख दिया। इससे पहले कि उसके जूते संगमरमर पर टकराते उसके पैरों के नीचे से फ्रैक्चर हो जाता, वह अपने पैरों से उठ गया। उसने तेजी से सांस छोड़ी, महसूस किया कि उसके गले में खून बढ़ रहा है। इको रुका नहीं, उसका भाला चांदी के चापों के धुंधले रूप में बगल में घूम रहा था। अस्थायी धीमी। लूसियन ने अपनी उंगलियों को हल्के से हिलाया, जिससे उसके चारों ओर का समय प्रवाह ढह गया। भाले की गति एक रेंगने वाली लहर की तरह धीमी हो गई। बिजली की चापें धीमी गति से गिरती बर्फ की तरह बह रही थीं। उसने स्ट्राइक रेडियस के अंदर कदम रखा। उसकी हथेली इको की छाती पर सपाट दबाव डाल रही थी। अस्थायी व्यवधान पल्स। संपीड़ित समय ऊर्जा उसके धड़ से होकर फूटती है, मन सर्किट को तोड़ती है और उसके कवच प्लेटों में फ्रैक्चर स्पाइडर वेबिंग भेजती है। इको 2 कदम पीछे लड़खड़ा गया। उसके भाले पर बिजली बेतहाशा टिमटिमा रही थी, क्योंकि उसके आंतरिक मैना स्टेबलाइजर्स क्षतिपूर्ति करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लूसियन ने धीरे से सांस छोड़ी। उसके होंठ से खून ठंडे पत्थर पर टपक रहा था। मोड़ो कदम। वह आगे की ओर झिलमिलाया। स्पिन के बीच में उसके पीछे फिर से प्रकट हुआ। उसका हाथ नीचे की ओर कटा हुआ था। संपीड़ित स्थानिक बल के पंजे उसकी पीठ को चीर रहे थे और काले वस्त्र को कपड़े की बहती पट्टियों में टुकड़े टुकड़े कर रहे थे और नीला इचोर बिखेर रहे थे। लेकिन जैसे ही वह उतरा, भाले की नोक एक हड़ताली सांप की तरह पीछे की ओर उछली। सीधे प्रहार से बचने के लिए उसने ठीक समय पर अपने कूल्हों को बगल में घुमाया,
लेकिन बिजली की धार उसके पूरे हिस्से को छू गई। त्वचा और मांसपेशियों को झुलसा देने वाली सफेद पीड़ा की एक रेखा में जल गई। उसकी दृष्टि एक क्षण के लिए टिमटिमा गई। उसकी दृष्टि के किनारे पर काला स्थैतिक रेंग रहा था। इको धीरे धीरे घूमा। जैसे ही उसने भाला फिर से उठाया, उसकी मृत आंखें फीकी नीली नीली चमक रही थीं। मोड़ो कदम। यह अस्तित्व से बाहर चला गया। हवा के बीच सीधे उसके ऊपर फिर से प्रकट हुआ। भाला एक दिव्य भाला की तरह नीचे चला गया। लूसियन ने शांति से अपना हाथ उठाया। हथेली खुली। आयामी ताला। भाले की शाफ्ट के चारों ओर की हवा हिल गई और जम गई। एक अदृश्य दीवार ने इसे मध्योत्तरण में बंद कर दिया। इको नीली चिंगारियों के साथ टिमटिमा रहा था, क्योंकि इसने लंगर वाली जगह के माध्यम से हथियार को धकेलने की कोशिश की, लेकिन लूसियन ने अपनी कलाई को हल्के से मोड़ दिया। स्थानिक विस्थापन। भाला उसकी पकड़ से गायब हो गया। उसके हाथ में फिर से प्रकट हुआ, उसकी हथेली पर हल्की बिजली की गड़गड़ाहट के साथ। इको की मृत आंखें पहली बार हल्की स्थिर उलझन के साथ चमक उठीं। लूसियन ने धीरे से सांस छोड़ी। उसके मुंह का कोना एक छोटी ठंडी मुस्कान में ऊपर की ओर मुड़ गया। उसने भाले को हल्के से घुमाया और अपनी हड्डियों के माध्यम से संपीड़ित बिजली के मन की परिचित ध्वनि को कंपन करते हुए महसूस किया। फिर वह झपट पड़ा। उसकी पकड़ में भाला धुंधला हो गया। जैसे ही उसने हथियार को इको की छाती में घुसाया, बैंगनी कोहरे के बीच हल्की बिजली की किरणें चमकने लगीं। यह प्रभाव एक गड़गड़ाहट के साथ हुआ जिसने उनके पैरों के नीचे के पत्थर को तोड़ दिया, जिससे सभी दिशाओं में काले टुकड़े बाहर की ओर गिरने लगे। उसने भाले को एक बार घुमाया, यह महसूस करते हुए कि टूटे हुए मैना सर्किट दबाव में टूट गए। इको बिना आवाज के हांफने लगा। उसकी पीली आंखें फटी हुई स्थिरता के साथ टिमटिमा रही थीं, क्योंकि उसकी चेस्ट प्लेट में दरारें पड़ गई थीं। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मोड़ो कदम। वह पीछे की ओर टिमटिमाता हुआ 20 मीटर दूर फिर से प्रकट हो गया। उसका हाथ उसकी छाती के घाव की ओर उठ गया। उसकी उंगलियों के बीच से काला इचोर टपक रहा था और उसने उन्हें बाहर की ओर झटका दिया। बिजली भाला अभिव्यक्ति। इसके चारों ओर तुरंत 5 चांदी नीले भाले बन गए, प्रत्येक हल्के चाप के साथ चटक रहा था जो भूतिया चमक में कोहरे को रोशन कर रहा था। वे ऊंची ऊंची चीखों के साथ हवा को विभाजित करते हुए एक साथ आगे बढ़े। लूसियन नहीं हिला। उसकी आधी मूंदी आंखें फीकी काली रोशनी से टिमटिमा रही थीं। फोल्ड स्टेप मल्टीफेस। वह गायब हो गया और लगातार 4 झिलमिलाहट में फिर से प्रकट हुआ। आने वाले भालों के बीच बुनाई के रूप में वे उसके पीछे के पत्थर के खंभों के खिलाफ विस्फोट कर गए, जिससे वे ढहते हुए मलबे में बिखर गए। वह हल्के से उतरा। उसका कोट जमी हुई धूल में उसके चारों ओर बह रहा था। इको ने मंत्रोच्चार के बीच एक छठा भाला बनाया। उसकी भुजाओं के साथ रून सर्किट चमकीले नीले सफेद रंग में चमक रहा था। लेकिन लूसियन पहले से ही आगे बढ़ रहा था। मोड़ो कदम। वह आगे की ओर झिलमिलाया, अपना हाथ पहले से ही फैलाए सीधे उसकी छाती के सामने आ गया। आयामी पंजा संपीड़न संस्करण। उसकी उंगलियां संपीड़ित स्थानिक बल के एक केंद्रित ब्लेड में आगे की ओर कट गईं, इसकी चेस्ट प्लेट को फाड़ते हुए और इसके भीतर अंतर्निहित कोर को तोड़ते हुए। इको में एक बार ऐंठन हुई, भाला स्थिर हो गया और उसकी पीली आंखें बाहर निकल गईं। फिर वह बिखर गया, काले और चांदी के प्रकाश के टुकड़ों में घुलकर बैंगनी कोहरे में बह गया। लूसियन एक पल के लिए स्थिर खड़ा रहा। उसकी सांसें उखड़ गईं, जले हुए घाव के कारण उसकी पसलियों से खून टपक रहा था। उसके दूसरे हाथ में बिजली का भाला चिंगारी में बदलने से पहले एक बार टिमटिमाया। मंजिल 2 पूर्ण। रिकवरी अंतराल 30 सेकंड। तल 3 घोषणापत्र युद्ध प्रतिध्वनि। आरंभ करते हुए। जैसे ही दुनिया उसके चारों ओर टिमटिमा रही थी,
उसने धीरे से सांस छोड़ी। टूटे हुए पत्थर के खंभे चमकते लाल रंग के धागों से सजी विशाल ओब्सीडियन दीवारों में खुद को फिर से जोड़ रहे थे। हवा भारी हो गई, घुटन भरी धात्विक गंध से घनी हो गई जो उसके फेफड़ों में हल्की जलन पैदा कर रही थी। कोहरा छंट गया और तीसरी प्रतिध्वनि प्रकट हुई। यह बहुत बड़ा था। 7 फीट लंबा, गहरे लाल रंग की नक्काशी से उकेरा गया गहरा काला कवच पहने हुए। इसके हेलमेट ने अपनी आंखें छिपा लीं, लेकिन इसके चढ़ाए गए जोड़ों में अंतराल से काला धुआं बह रहा था। अपने दाहिने हाथ में वह एक आदमी की छाती की चौड़ाई वाली एक बड़ी तलवार चला रहा था, जो गहरे गड़गड़ाते कंपन के साथ गूंज रही थी। कॉम्बैट इको एबिस नाइट रैंक D++ सिमुलेशन। लूसियन ने अपनी पसलियों में उभरे दर्द को नजरअंदाज करते हुए अपने कंधों को हल्के से घुमाया। जैसे ही एबिस नाइट ने एक तरल गति के साथ अपनी तलवार को अपने कंधे पर उठाया, उसकी आधी पलकें ऊपर की ओर चमक उठीं और हल्की सी तेज हो गईं। हर कदम आगे बढ़ने पर उसके पैरों तले की जमीन दरक जाती थी। मोड़ो कदम। वह गायब हो गया और सीधे उसकी छाती के सामने फिर से प्रकट हुआ। उसका हाथ ऊपर की ओर कटा हुआ था। आयामी पंजा। लेकिन नाइट ने तुरंत अपने बख्तरबंद अग्रबाहु को ऊपर उठाया। काले स्टील ने चिंगारी की तेज बौछार के साथ संपीड़ित स्थानिक ब्लेड को विक्षेपित कर दिया। उसका दूसरा हाथ हथौड़े की मुट्ठी में आ गिरा, जिसे लूसियन ने बमुश्किल चकमा दिया। प्रभाव से उनके नीचे का पत्थर एक गगनभेदी धमाके के साथ टूट गया। वह बगल में मुड़ गया, एक और झिलमिलाहट के साथ उसकी पीठ के पीछे फिर से प्रकट हुआ। उसकी हथेली उसकी गर्दन के आधार पर दब गई। अस्थायी व्यवधान पल्स। संपीड़ित समय ऊर्जा उसके कवच में फट जाती है, जिससे भीतर का मन प्रवाह धीमा हो जाता है। लेकिन नाइट केवल आधे सेकंड के लिए ही कांपी। इससे पहले कि उसके आंतरिक सर्किट फिर से चालू हो गए, तुरंत क्षतिपूर्ति हो गई। इसकी कोहनी पीछे की ओर झुकी और हड्डी कुचलने वाली ताकत से उसकी छाती में जा लगी। लूसियन हांफने लगा, उसके होठों से खून बहने लगा और वह ओब्सीडियन कक्ष के पार पीछे की ओर उड़ गया। एक खंभे से इतनी जोर से टकराया कि आधार से शीर्ष तक फ्रैक्चर हो गया। जैसे ही उसने खुद को कांपते पैरों पर वापस आने के लिए मजबूर किया, उसके चारों ओर धूल बरसने लगी। नाइट धीरे धीरे मुड़ा। उसने अपने विशाल ब्लेड को उठाया और काले स्टील में उकेरे गए रनों के साथ लाल रंग की रोशनी टिमटिमा रही थी। उसने अपने कांपते हाथ के पिछले हिस्से से अपने मुंह से खून पोंछते हुए धीरे से सांस छोड़ी। उसकी आधी मुंदी आंखें ठंडी दरारों में सिमट गईं क्योंकि उनके नीचे परछाइयां हल्की हल्की टिमटिमा रही थीं। आइए देखें, वह धीरे से फुसफुसाया, अपनी गर्दन घुमाते हुए जैसे कि कशेरुका एक निचले झरने में टूट रही थी। आप मुझे कितनी दूर तक धकेल सकते हैं? और उस शांत ओब्सीडियन कक्ष में, जो बहते बैंगनी कोहरे और स्पंदित लाल रंग की रोशनी से भरा हुआ है, लूसियन ब्लैक बिना किसी डर के आगे बढ़े। रैंक D की ओर, रसातल की ओर ही। अध्याय 42। मैं जीत गया। एबिस नाइट का विशाल ब्लेड धीमी धात्विक कराह के साथ हिल गया। इसके काले स्टील के किनारे पर लाल रंग की किरणें टिमटिमा रही थीं। लूसियन ने फिर से अपने कंधे घुमाए। उसके कटे हुए होंठ से टूटे हुए ओब्सीडियन फर्श पर खून टपक रहा था। चैम्बर मूक तनाव के साथ स्पंदित हो रहा था। प्रत्येक दिल की धड़कन बहते हुए लाल रंग के कोहरे के माध्यम से गूंज रही थी। नाइट अपने आकार के हिसाब से आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ा। इसके ब्लेड ने भीषण गर्जना के साथ हवा को चीर दिया, बैंगनी कोहरे को विभाजित कर दिया क्योंकि यह एक ही जल्लाद के चाप में नीचे झूल गया। लूसियन की आंखें चमक उठीं। मोड़ो कदम। वह बगल में गायब हो गया। नाइट के बाएं फ्लैंक के बीच में फिर से प्रकट हुआ। उसका हाथ आगे की ओर बढ़ा। उंगलियां फीकी काली चमक रही थीं क्योंकि उनके बीच संपीड़ित स्थानिक बल एकत्रित हो गया था।
आयामी पंजा। उसने नाइट की साइड को काट दिया। चिंगारी और कटा हुआ काला स्टील बाहर की ओर फूटने लगा, लेकिन कवच मुश्किल से टूटा। नाइट तुरंत मुड़ा। इससे पहले कि वह पीछे हट पाता, उसकी कोहनी हड्डी तोड़ने वाले बल के साथ उसकी छाती से टकराई। लुसियन हांफने लगा क्योंकि उसके फेफड़ों से हवा निकल गई। उसका शरीर जमीन से ऊपर उठ गया और दूर एक खंभे से जा टकराया। जैसे ही उसके चारों ओर मलबा बरसा, मकड़ी के जाले में दरारें पड़ गईं। उसकी खांसी में खून आ रहा था। उसकी पसलियां हर उखड़ती सांस के साथ चीख रही थीं। शूरवीर फिर से आगे बढ़ा। प्रत्येक कदम फर्श पर गड़गड़ाहट की तरह गड़गड़ा रहा था, जैसे निकट आ रही गड़गड़ाहट हो। लूसियन ने अपनी दृष्टि पर पड़े लाल धब्बे को नजरअंदाज करते हुए धीरे से सांस छोड़ी। उसने अपनी कांपती उंगलियों को हल्के से हिलाया। अस्थायी धीमी। दुनिया फैल गई। आवाजें गहरे पानी के नीचे की गूंज में बदल गईं। नाइट का ब्लेड धीमी गति में हवा में रेंगता रहा। उसके पीछे गहरे लाल रंग के चाप चलते रहे। लूसियन शांति से आगे बढ़ा और उनके बीच की जगह को चुपचाप बंद कर दिया। उसकी आधी पलकें आंखें ठंडे फोकस की ओर सिकुड़ गईं। अस्थायी व्यवधान पल्स। उसकी हथेली नाइट की चेस्ट प्लेट के खिलाफ दब गई, जिससे समय ऊर्जा उसके आंतरिक सर्किट में विस्फोटित हो गई। नाइट ने झटका मारा। उसकी हरकतें लड़खड़ाने लगीं और उसके कवच की परतों में टिमटिमाती स्थिर चिंगारी फैल गई। मोड़ो कदम। लूसियन तुरंत वापस झपका। उसके घुटने के पीछे फिर से प्रकट हुआ। जैसे ही उसने काले बख्तरबंद जोड़ में ऊपर की ओर वार किया, उसकी उंगलियां भाले की तरह मुड़ गईं। धातु के फटने और मैना सर्किट के टूटने की हल्की सी चीख कक्ष में गूंज उठी, लेकिन इससे पहले कि वह पीछे हट पाता, नाइट का खुला हाथ नीचे पहुंचा। बड़ी काली उंगलियां उसके धड़ के चारों ओर चिपक गईं। इसकी पकड़ मजबूत हो गई। धातु की प्लेटें उसकी चोटिल पसलियों में धंस गईं। लूसियन को कुछ दरार महसूस हुई। जैसे ही नाइट ने उसे सहजता से उठाया, दर्द उसके पूरे हिस्से में फैल गया और उसे पत्थर के फर्श पर पटक दिया, जिससे उसका ओब्सीडियन 10 मीटर के दायरे में टूट गया। जैसे ही उसकी दृष्टि मौन स्थैतिक के साथ सफेद चमकने लगी, उसके मुंह से खून बहने लगा। मोड़ो कदम। इससे पहले कि नाइट अपना ब्लेड उसकी छाती पर मार सके, वह एक पल में कुचली हुई पकड़ से बाहर निकल गया। वह उसके सिर के पीछे हवा में फिर से प्रकट हुआ। उसकी बाहें आधी अधूरी आंखों में बह रही थीं क्योंकि उसका हाथ नीचे की ओर कट गया था। आयामी पंजा संपीड़न संस्करण। सभी 5 अंगुलियों ने मिलकर अंतरिक्ष फाड़ने वाली शक्ति का एक विलक्षण संपीड़ित ब्लेड बनाया। इसने नाइट की पीठ को चीर दिया, काले स्टील को पतले कागज की तरह काट दिया। चिंगारी और टूटे हुए लाल सर्किट बाहर की ओर फूटे क्योंकि इसका विशाल शरीर क्षति के तहत आगे की ओर लड़खड़ा गया। लेकिन यह नहीं गिरा। नाइट तुरंत घूम गया। उसका ब्लेड एक विस्तृत चाप में क्षैतिज रूप से घूम रहा था। लूसियन ने सिर कटने से बचने के लिए हवा में घुमाया, लेकिन ब्लेड की धार ने उसके कंधे को पकड़ लिया, जिससे मांस और मांसपेशियां कट गईं। जैसे ही वह अपने घुटनों पर जोर से गिरा, उसका एक हाथ गहरे घाव पर दबा हुआ था। रक्त एक लंबे लाल चाप में पूरे कक्ष में फैल गया। शूरवीर धीमा नहीं हुआ। जैसे ही उसने हथियार को दोनों हाथों से सिर के ऊपर उठाया, एक विनाशकारी नीचे की ओर प्रहार की तैयारी करते हुए उसके लाल रंग के धागों ने उसके ब्लेड को और अधिक चमकीला बना दिया। लूसियन ने धीरे धीरे सांस ली। प्रत्येक सांस उसकी छाती और कंधे पर गर्म पीड़ा पहुंचाती थी। उसकी आधी मूंदी आंखें फीकी काली रोशनी से टिमटिमा रही थीं। मोड़ो कदम। वह आगे की ओर झपटा, सीधे नाइट के खड़े पहरे में घुस गया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसका ब्लेड तुरंत नीचे आ गिरा और उसे आधे हिस्सों में बांटने की कोशिश की।
लेकिन लूसियन के हाथ ऊपर की ओर उठे और दोनों हथेलियों से ब्लेड को बीच में ही पकड़ लिया। उसके घुटने बल के कारण झुक गए। स्टील की काली धार नीचे दब गई, जिससे उसकी कापती हथेलियों में पतली रेखाएं कट गईं, जैसे लाल रंग की किरणें उसकी त्वचा पर तेजी से झिलमिला रही थीं। उसकी कलाइयों से खून टपकने लगा, लेकिन उसने उसे रोके रखा। उसकी मांसपेशियां चीख उठीं। उसकी पसलियां तनाव के कारण ढहने की धमकी दे रही थीं। शूरवीर आगे की ओर झुक गया, अटूट ताकत से धक्का दे रहा था। लूसियन की धमकियां उसकी आंखों में घूम गई, जिससे उन पर शांत अंधेरा छा गया। मोड़ो कदम। वह ब्लेड के नीचे से गायब हो गया और हवा में सीधे नाइट के हेलमेट के ऊपर फिर से प्रकट हो गया। उसके हाथ झुके हुए पंजों की तरह नीचे की ओर मुड़े हुए थे। आयामी पंजा संपीड़न संस्करण। उसने दोनों हाथों से क्रॉस आकार के चाप में काट दिया। संपीड़ित स्थानिक बल ने नाइट के हेलमेट में दो गहरे घाव बनाए, जिससे मैना सील टूट गई और बहरा कर देने वाली शॉकवेव में संपीड़ित क्रिम्सन प्रकाश बाहर की ओर फूट गया। नाइट का सिर आगे की ओर झुक गया, उसकी गर्दन और कंधों के टूटे हुए सर्किट से भाप फूटने लगी। उसका ब्लेड उसकी पकड़ से छूट गया और एक विशाल प्रतिध्वनि के साथ ओब्सीडियन फर्श पर गड़गड़ाता हुआ गिर गया। लूसियन इसके पीछे हल्के से उतरा, उसका शरीर कांप रहा था। उसके कंधे और जख्मी हथेलियों के खुले घाव से खून टपक रहा था। उसकी सांसें उखड़ी उखड़ी, उथली फटती हुई आ रही थीं। लेकिन उनकी आंखें शांत रहीं। ठंडा, केंद्रित। नाइट धीरे धीरे घूमा, उसका विशाल बख्तरबंद ढांचा क्षति के कारण कांप रहा था। जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी उठाई, अंतिम कुचलने वाले झटके में उसे आगे की ओर पटक दिया। उसके टूटे हुए चेस्ट प्लेट से काला धुआं निकलने लगा। लूसियन ने अपनी उंगलियां हल्के से हिलाईं। अस्थायी व्यवधान पल्स। समयर्जा नाइट की छाती में विस्फोटित हो गई, जिससे उसका पूरा फ्रेम पंच के बीच में ही जम गया। वह अपनी हथेली को चेस्ट प्लेट पर दबाते हुए आगे बढ़ा। आयामी पंजा संपीड़न संस्करण। उसकी उंगलियां एक ही सीधे वार में अंदर की ओर कट गईं, काले स्टील में छेद कर गईं, मैना कोर को तोड़ दिया और नाइट के केंद्रीय नोड को फाड़ दिया। आधे सेकंड तक उसका विशाल शरीर ठंडा पड़ा रहा। फिर उसके कवच में दरारें बाहर की ओर चमकते लाल रंग के टुकड़ों में विभाजित हो गईं। एक गहरी गूंजती कराह के साथ एबिस नाइट अपने घुटनों पर आगे की ओर गिर पड़ा। उसका हेलमेट पत्थर पर टकराया और उसका शरीर काले और चांदी की रोशनी के बहते टुकड़ों में बिखर गया, जो खामोश कोहरे में घुल गया। लूसियन खड़ा रहा, उसकी छाती उखड़ी सांसों से फूल रही थी। खून उसकी बगल से बहकर उसके फटे हुए वर्दी कोट में भीग गया। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और हर नस में गर्म दर्द की लहर महसूस की। तल 3 पूर्ण। उन्नति शर्तें उत्तीर्ण। स्तर ऊपर, रैंक डी स्तर 3 हासिल किया गया। रिकवरी अंतराल 1 मिनट। सिस्टम नोट: आप अपने शरीर को बहुत आगे तक धकेल रहे हैं, लूसियन। उसने धीरे से सांस छोड़ी, उसके फटे होठों पर एक फीकी मुस्कान चमक रही थी। दर्द उस पर खामोश बारिश की तरह बह गया, स्तब्ध और वास्तविक सब एक साथ। मुझे पता है, वह अपने दिमाग में घूम रही धीमी आवाज में फुसफुसाया। सिस्टम की गर्माहट उसके सीने में हल्की हल्की टिमटिमा रही थी। लेकिन आप जीत गए। उसने धीरे से आधी पलकें झपकाए और शांत होकर अपनी आंखें खोलीं। ओब्सीडियन कक्ष उसके चारों ओर बहते बैंगनी कोहरे के साथ टिमटिमा रहा था। जैसे ही उसने अपनी खून से सनी उंगलियों को देखने के लिए अपना कांपता हुआ हाथ उठाया, उसकी धमकियां उसकी दृष्टि पर हल्के से घूम गईं। हाँ, वह धीरे से फुसफुसाया, उसकी आवाज लगभग शांत हो गई थी। मैं जीत गया। अध्याय 43। बुरा नहीं। बिल्कुल।
अध्याय 43 बुरा नहीं। बिल्कुल। लूसियन स्थिर खड़ा था। उसकी उखड़ी हुई सांसें मूक ओब्सीडियन कक्ष में हल्की हल्की गूंज रही थीं। उसके घावों से लगातार खून टपक रहा था, जिससे उसके जूतों के नीचे का टूटा हुआ पत्थर काला हो गया था। उसकी आधी अधूरी आंखें एक पल के लिए उसके कांपते हाथ पर रुक गईं और लाल बारिश की तरह गिरने से पहले उसकी उंगलियों पर खून इकट्ठा होते देखा। तभी दुनिया फीकी नीली रोशनी से जगमगा उठी। स्तर ऊपर, रैंक डी स्तर 3 हासिल किया गया। बधाई हो, लूसियन ब्लैक। नई प्रतिभा जागृत, सर्वभाषावाद। जैसे ही सिस्टम की शांत, गर्म आवाज उसके विचारों में प्रवाहित हुई, उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। टिमटिमाती नीली स्क्रीन उसके सामने मंडरा रही थी, जो एक शांत चमक में बहते बैंगनी कोहरे को रोशन कर रही थी। सर्वभाषावाद, निष्क्रिय प्रतिभा। उपयोगिता 1, लेक्सिकॉन सेंस, किसी भी लिखित भाषा को तुरंत पहचानें, अनुवाद करें और समझें। उपयोगिता 2, जीभ की अनुनाद, खोई हुई बोलियों और जादुई शिलालेखों सहित किसी भी ज्ञात भाषा को पूरी तरह से बोलना, पढ़ना और लिखना। ल्यूसियन ने धीरे से सांस छोड़ी, यह महसूस करते हुए कि उसके दिमाग में नए रास्तों की हल्की हल्की गुंजन जाग रही है। यह दूर की गूंज की तरह था जो अचानक सही फोकस में आ गई, पुराने खंडहर जिन्हें वह पहले नहीं पढ़ सका था। परीक्षण। दीवारों पर प्राचीन प्रणाली ग्लिफ, काले बाजार की कलाकृतियों पर मन शिलालेख। सब कुछ महसूस हुआ। स्पष्ट। स्क्रीन फिर से चमक उठी। नोट, सर्वभाषावाद की पूरी क्षमता अभी भी बंद है। आपकी रैंक बढ़ने पर अतिरिक्त उपक्षमताएं जागृत होंगी। उसने अपना सिर हल्के से झुका लिया, उसकी पीठ से पसीना टपक रहा था। उसकी आधी अधूरी आंखें मौन विचार में थोड़ी सिकुड़ गईं। उपयोगी, विशेषकर कालकोठरी छापों के लिए और पुराने सिस्टम अभिलेखागार को पढ़ने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वह प्रसंस्करण समाप्त कर पाता, एक और हल्की सी झिलमिलाहट कक्ष से गुजरी। अंतरिक्षमय हेरफेर, उप क्षमताओं को अनलॉक किया गया। उसकी छाती हल्की सी कस गई। स्क्रीन का विस्तार हुआ, जिससे नीले इंटरफेस के सामने झिलमिलाते सफेद पाठ में उकेरी गई 2 नई लाइनें दिखाई दीं। अंतरिक्ष उप क्षमता, स्थानिक एंकर, आंदोलन प्रतिबंधों की परवाह किए बिना तुरंत मोड़ने के लिए 50 मीटर के दायरे में एक निश्चित स्थानिक लॉक पॉइंट बनाएं। टाइम सब एबिलिटी, क्रोनो रिवाइंड, अपने शरीर की स्थिति को 5 सेकंड तक उल्टा करें। बाहरी वास्तविकता को नहीं बदला जा सकता। लूसियन की आधी अधूरी आंखें उस सुबह पहली बार थोड़ी चौड़ी हुईं। उसकी छाती ऊपर उठी और गिरी, खून उसके फटे कोट को भिगो रहा था जबकि उसका दिल शांत एड्रेनालाइन के साथ धड़क रहा था। क्रोनो रिवाइंड। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, यह महसूस करते हुए कि क्षमता उसके सर्किट में बस गई है। उसके सीने में एक ठंडी स्पष्टता फैल गई। यह सही समय का उलटफेर नहीं था। यह घटनाओं या अन्य लोगों के कार्यों को नहीं बदलेगा, लेकिन उनके लिए चोटों, थकान, मन की कमी के लिए मृत्यु और वापस खड़े होने के बीच 5 सेकंड का अंतर था। मोड़ो कदम। आयामी पंजा। अस्थायी धीमा। विघ्न नाड़ी, स्थानिक एंकर। क्रोनो रिवाइंड। प्रत्येक क्षमता उसके दिमाग में चमकती थी, खुद को मौन, सटीक गठन में जोड़ती थी, जैसे वेटिंग रैक में चाकू फिसल रहे हों। सिस्टम नोट, सब एबिलिटी स्लॉट अब आपके कोर एबिलिटी टैब में दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही स्क्रीन फिर से समायोजित हुई, नीली रोशनी थोड़ी फीकी पड़ गई। निचले कोने पर एक धुंधली सुनहरी रेखा एक नई टैब विंडो में विस्तारित होने से पहले एक बार स्पंदित हुई। उन्नत लड़ाकू वाउचर, प्रवेश अनलॉक। आवश्यकता, रैंक डी न्यूनतम। लूसियन ने हल्की सी भौहें ऊपर उठाईं और अपनी छाती से टपक रहे गर्म खून को नजरअंदाज करते हुए टिमटिमाते सोने के पाठ पर ध्यान केंद्रित किया।
कैल, वह धीरे से फुसफुसाया। हाँ, लूसियान। आवाज अपनी परिचित गर्माहट के साथ उसके दिमाग में घूम रही थी, जैसे कोई पुराना दोस्त अंधेरे में उसके पास घुटनों के बल बैठा हो। एडवांस्ड कॉम्बैट वाउचर क्या है? वे उच्च श्रेणी के लड़ाकू गियर, कलाकृतियों या बाहरी सुदृढ़ीकरण सेवाओं को भुनाने के लिए अनंत दुकान के भीतर उपयोग किए जाने वाले बाहरी खरीद वाउचर हैं। सीमित स्टॉक, सीमित मोचन अवधि। उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी, उसकी पसलियों में दर्द के कारण उसकी आवाज खराब हो गई। और अब क्यों? रैंक डी कक्षा 3 के उपकरणों को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए आवश्यक आधार रेखा है। आपका युद्ध प्रदर्शन खरीद पात्रता को पूरा करता है। लूसियन के होंठ उसकी हड्डियों में दर्द के बावजूद एक फीकी मुस्कान के साथ ऊपर की ओर घूम रहे थे। जैसे ही वह फुसफुसाया, उसकी धमकियां उसकी आधी अधूरी आंखों पर हल्के से घूम गईं। अच्छा, क्या आप वर्तमान वाउचर सूची देखना चाहेंगे? अभी तक नहीं। उसने अपनी खून से सनी उंगलियों के झटके से इंटरफेस को खारिज कर दिया। बैंगनी कोहरा चुपचाप उसके चारों ओर घूमता रहा, शांत और ठंडा। वह कांपते हाथों से अपने होठों से सूख रहे खून को पोंछने के लिए आगे बढ़ा और महसूस किया कि उसके फटे कोट के नीचे उसकी पसलियां दर्द से हिल रही हैं। पुनर्प्राप्ति अंतराल पूर्ण। क्या आप एडवांसमेंट ट्रायल से बाहर निकलना चाहेंगे? उसने धीरे से सांस छोड़ी, जिससे सवाल खामोश बारिश की तरह उसके सीने में बस गया। एक लंबे क्षण तक उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी रगों में सिस्टम की शांत नाड़ी को सुनता रहा, अपनी खुद की थकी हुई सांसों की हल्की गूंजती गूंज को सुनता रहा। फिर वह फुसफुसाया, परीक्षण समाप्त करें। परीक्षण समाप्त। प्राथमिक चेतना की ओर लौटना। ओब्सीडियन कक्ष चांदी और बैंगनी प्रकाश के बहते कणों में विलीन हो गया। एक संक्षिप्त क्षण के लिए उसे भारहीन महसूस हुआ, कोई घाव नहीं, कोई खून नहीं, कोई दर्द नहीं, केवल मौन तैरता हुआ अंधेरा। तब भोर के सुनहरे आकाश के नीचे उसकी आंखें टिमटिमा उठीं। वह अकादमी की सबसे ऊंची छत पर ठंडे पत्थर की रेलिंग पर अपनी पीठ टिकाकर बैठा था। सूरज दूर की चोटियों पर उग रहा था, जिससे नीचे की मीनारें सुबह की हल्की रोशनी से भर रही थीं। हवा उसके खून से लथपथ कोट पर हल्के से टकराई और उसके कंधे के घाव के आसपास के फटे कपड़े को खींचकर ले गई। उसने धीरे से सांस ली। प्रत्येक सांस उसकी पसलियों में जलन पैदा करती थी, लेकिन यह उसे साफ, वास्तविक महसूस कराती थी, जो उसे दुनिया से परिचित कराती थी। परीक्षण परिणाम स्तर ऊपर, रैंक डी स्तर 3 हासिल किया गया। नई प्रतिभा अर्जित, सर्वभाषावाद। उपक्षमताएं अनलॉक, स्थानिक एंकर बटा क्रोनो रिवांड। शॉप एक्सेस का विस्तार, उन्नत कॉम्बैट वाउचर अब उपलब्ध हैं। लूसियन ने अपना सिर पत्थर पर पीछे झुका लिया और सफेद बादलों से घिरे हल्के नीले आकाश को घूरने लगा। उसकी आधी पलकें धुंधली छाया वाली रोशनी से टिमटिमा रही थीं और उसके होठों के कोने एक थकी हुई, शांत मुस्कान में बदल गए थे। उसने अपना खून से सना हुआ हाथ सूरज की रोशनी की ओर उठाया और प्रत्येक कापती उंगली से सुनहरी रोशनी को हटते हुए देखा। बुरा नहीं, वह धीरे से फुसफुसाया, उसकी आवाज भोर की हवा में खो गई। बिल्कुल बुरा नहीं। और जागते आकाश के नीचे उस शांत छत में हवा खून और पत्थर की धूल की गंध को अपने साथ ले गई और केवल ईश्वर हत्यारी आंखों वाले एक लड़के की शांत सांसें बचीं। एक लड़का जो चुपचाप उस भविष्य की ओर चल पड़ा जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। एक समय में एक मौन मोड़चरण। एक, मेरे काम को पढ़ने के लिए धन्यवाद, मेरा समर्थन करने के लिए पावर स्टोन, गोल्डन टिकट और उपहार छोड़े। अध्याय 44, चरम सप्ताह। अगली सुबह अकादमी में पीलापन और सन्नाटा छा गया।
शुरुआती धुंध ऊंचे सफेद टावरों के बीच बह रही थी, जो भूत के धुएं की तरह पत्थर के आंगों में घूम रही थी। दूरदराज के बगीचों से पक्षी धीरे धीरे रोने लगे और हॉल शांत कदमों और बड़बड़ाते अभिवादन से भर गए। ट्रेनिंग हॉल 0 के अंदर हवा ठंडी और शांत थी। प्रबलित पत्थर की दीवारें एक दिन पहले के युद्ध फुटेज के साथ टिमटिमाते हुए प्रक्षेपण पैनलों से सुसज्जित थीं। क्लास 0 पॉलिश किए गए फर्श पर बिखरा हुआ बैठा था। कुछ क्रॉसलेग्ड थे, अन्य लोग स्ट्रेचिंग कर रहे थे या गियर के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। सिलास दीवार के सहारे झुक गया। उसके हाथ उसके सिर के पीछे मुड़े हुए थे और उसने इतनी जम्हाई ली कि उसका जबड़ा चटक गया। एवलिन रिया के पास बैठी थी। उसके घुटने उसकी छाती तक खिंचे हुए थे और वह अपनी कांपती उंगलियों के बीच टिमटिमाती बिजली के गोले के साथ खेल रही थी। रिया ने बात नहीं की। जब वह अपने टैबलेट पर रणनीति फाइलों को पलट रही थी तो उसके सुनहरे सर्किट मंद पड़ गए। विन खिड़की के पास अकेली खड़ी थी, हमेशा की तरह चुप, भूरी आंखें बिना किसी अभिव्यक्ति के बाहर बहती धुंध को देख रही थी। भारी दरवाजे एक शांत फुसफुसाहट के साथ खुल गए। लूसियन अंदर चला गया। उसका काला कोट उसके पीछे थोड़ा पीछे चल रहा था। जैसे ही उसने पॉलिश किए हुए फर्श पर हल्के से कदम रखा, उसकी चूड़ियां उसकी आधी मुंदी हुई आंखों पर गिरीं, जिससे उनकी छाया पड़ गई। दरवाजा बंद होने से पहले एक हल्की ठंडी हवा उसके गालों पर उसके बालों को छूते हुए उसके पीछे से आई। कक्षा शांत हो गई। सिलास ने एक आंख खोली। उसकी मुस्कुराहट हल्की हल्की फैल गई। यो? लूसियन ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह उनके पास से चुपचाप चला गया। उसके कदम शांत और इत्मीनान से थे। जैसे ही एवलिन ने उसे गुजरते देखा, उसकी टिमटिमाती बिजली मंद हो गई। उसकी लाल आंखें जिज्ञासा में हल्की हल्की सिकुड़ गईं। रिया ने अपने टैबलेट से ऊपर देखा। उसकी नजर उसकी मुद्रा, उसकी चाल, उसके बाएं कंधे में हल्की जकड़न पर टिकी हुई थी। उसके सुनहरे सर्किट थोड़े चमक उठे। वह कल से अधिक मजबूत है। वह संख्याएं नहीं देख सकी, लेकिन उसकी युद्ध भावना 10 मीटर के भीतर लगभग पूर्णता तक परिष्कृत उसकी आभा में शांत घनत्व को महसूस करती थी। उनकी उपस्थिति अधिक तीव्र महसूस हुई। क्लीनर, जैसे एक ब्लेड सारी रात पत्थर पर सांती है। लूसियन पीछे की ओर अपने सामान्य स्थान पर पहुंच गया और खुद को फर्श पर गिरा लिया। अपनी कोहनियों को घुटनों पर हल्का सा टिकाकर क्रॉसलेग करके बैठ गया। उसकी आधी अधूरी आंखें फोकसहीन रहीं, किसी खास चीज को नहीं देख रही थीं। एक और दिल की धड़कन के लिए कमरा खामोश रहा, इससे पहले कि साइड का दरवाजा एक धीमी आवाज के साथ खुलता। एथेना ने कदम रखा। उसका काला वर्दी कोट उसके टखनों के चारों ओर घूम रहा था। जैसे ही वह हॉल के केंद्र की ओर बढ़ी, उसकी तेज बैंगनी आंखों ने कक्षा को बड़ी सूक्ष्मता से देखा। जब उसकी नजर लूसियन पर पड़ी तो वह रुक गई। उसकी आंखें हल्की हल्की सिकुड़ गईं। उसकी आभा सघन महसूस होती है। उसने नहीं पूछा, यहां नहीं, अभी नहीं। लेकिन दूसरों की ओर मुड़ने से पहले उसने सामान्य से एक क्षण अधिक समय तक उसकी ओर देखा। खड़ा होना। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन पानी के पार स्टील की तरह चलती थी। कक्षा एक साथ उठी। उनकी परछाइयां ठंडे पॉलिश वाले फर्श पर लंबी फैली हुई थीं। एथेना ने अपनी भुजाएं हल्के से मोड़ लीं। उसकी बैंगनी आंखें एक एक करके उन पर घूम गईं। अब से 5 दिन बाद उसने धीरे से शुरुआत की। जेनिथ वीक शुरू होता है। सिलास हल्के से मुस्कुराया, अपने चौड़े कंधों को धीमी दरार के साथ घुमाया। एवलिन की उंगलियां उसके टिमटिमाते बिजली के गोले के चारों ओर कस गईं। रिया भावहीन रही। उसकी आंखें एथेना के होठों पर टिकी रहीं। विन ने अपना सिर 1 मिलीमीटर झुका लिया, हमेशा की तरह चुप।
एथेना की नजर शांत और ठंडी थी, जैसे वह आगे बढ़ रही थी। जेनिथ वीक कोई टूर्नामेंट नहीं है। यह कोई मूल्यांकन नहीं है। यह एक कठिन काम है। उसने अपनी कलाई को हल्के से झटका दिया, जिससे उसके बगल में हवा में एक हल्की नीली स्क्रीन दिखाई देने लगी। यह फुटेज के साथ टिमटिमा रहा था। पुराने छात्र राक्षसी चिमेरों से जूझ रहे थे। पूरे दस्ते नकली कालकोठरी स्थितियों के तहत समन्वित संरचनाओं में लड़ रहे थे। अन्य लोग बाहरी अकादमी चुनौती देने वालों के खिलाफ भयंकर द्वंद्व में बंद थे। चीख, चिंगारी, खून। फुटेज चुपचाप घूमता रहा। एथेना ने धीरे से कहा, यह 7 दिनों का युद्ध अभ्यास, कालकोठरी छापे, सामरिक मूल्यांकन और गिल्ड सलाहकारों, आर्टिफैक्ट ठेकेदारों और भर्ती अधिकारियों के निरीक्षण के तहत बाहरी द्वंद्व है। आपके नाम, आपकी प्रतिभा, आपकी योग्यताएं, सब कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा और कीमत तय की जाएगी। उसने एक पल के लिए शब्दों को लटके रहने दिया। रैंकिंग सूची दिखाने के लिए स्क्रीन फ्लिकर हुई। अतीत के नाम शीर्ष पर सोने की तरह चमकते थे। कुछ अब किंवदंतियां दुनिया भर में जानी जाती हैं। अन्य को फीके लाल रंग में खरोंच दिया गया था। असफलता निष्कासन में समाप्त नहीं होती है, एथेना ने जारी रखा। उसकी बैंगनी टकट की हल्की हल्की टिमटिमा रही थी, क्योंकि उसका कोट ऊपर के झरोखों से आने वाली शांत हवा में बह रहा था। यह अस्पष्टता में समाप्त होता है। भुला दिया गया है। उन्नति के विचार से मिटा दिया गया है। जो सफल होंगे वे ए रैंक हंटर प्रमाणन के लिए सीधे मेंटरशिप पूल में प्रवेश करेंगे। जो उत्कृष्ट होंगे स्नातक होने से पहले गिल्ड द्वारा उनकी खोज की जाएगी। एवलिन ने जोर से निगल लिया। उसका गला सूख गया और उसकी कांपती उंगलियों पर बिजली चमक रही थी। सिलास की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। आंखें शांत क्रूर प्रत्याशा से चमक उठीं। रिया के सर्किट उसकी कनपटियों के साथ चमक उठे। उसकी सुनहरी आंखें तेजी से चमकने लगीं, क्योंकि उनके पीछे रणनीतियां और डेटा सिमुलेशन प्रवाहित हो रहे थे। विन चुप रही। उसकी भूरी आंखें खुली हुई थीं और धुंध उसके पीछे की खिड़की के बाहर धीरे धीरे फैल रही थी। एथेना ने अपना हाथ नीचे करते हुए प्रक्षेपण को नीली धूल में फीका पड़ने दिया। एक पल के लिए उसने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें ठंडी अपठनीय दृष्टि से देखती रही। तभी उसकी नजर पीछे लूसियन पर पड़ी। उनकी मुद्रा शांत थी। कोहनियां उनके घुटनों पर हल्की सी टिकी हुई थीं, आधी पलकें झिलमिला रही थीं और उनकी पलकें उन पर पड़ते ही छायादार रोशनी से टिमटिमा रही थीं। उसने उसकी निगाहों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शिफ्ट नहीं हुआ, पलक नहीं झपकाई। उसने बस सांस ली। एथेना की आंखें हल्की हल्की सिकुड़ गईं। आप में से कुछ लोग सफल होंगे, उसने धीरे से कहा। आप में से कुछ लोग टूट जाएंगे। उसकी बैंगनी नजर एक बार फिर उन पर पड़ी। कमरे में दीवारों में मन के झरोखों की हल्की गुंजन के अलावा सन्नाटा था। अपने आप को तैयार करो। वह तेजी से मुड़ी। जैसे ही वह बगल के दरवाजे की ओर चलने लगी, उसकी काली चोटी उसकी पीठ पर झूल रही थी। लेकिन वह बीच में ही रुक गई। बिना पीछे मुड़े बोलते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। लुसियन। उसकी आधी अधूरी आंखें शांति से चमक उठीं। रहना। दरवाजा उसके पीछे से बंद हो गया और कक्षा 0 के बाकी छात्र ठंडे हॉल में चुपचाप खड़े रह गए। सिलास ने अपने कंधों को फिर से घुमाते हुए जोर से सांस छोड़ी। धिक्कार है, जेनिथ वीक हो। वह बुदबुदाया। एक हल्की सी मुस्कान अभी भी उसके होठों पर टिमटिमा रही थी। रिया ने बात नहीं की। जब वह अनुमानित डेटा फाइलों के माध्यम से फ्लिक कर रही थी, तो उसके सुनहरे सर्किट टिमटिमा रहे थे। एवलिन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं।
और अपने टिमटिमाते बिजली के गोले को अपनी छाती से चिपका लिया क्योंकि उसका दिल दर्द से धड़क रहा था। विन बस लूसियन को देखती रही, उसकी भूरी आंखें हमेशा की तरह शांत और अपठनीय थीं। लूसियन बिना हिले-डुले बैठा रहा, क्योंकि एथेना के कदम शांत प्रशिक्षक गलियारे से परे चले गए। अध्याय 45 प्रशिक्षण। ट्रेनिंग हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था क्योंकि लूसियन अकेला बैठा था, उसकी आधी पलकें झुकी हुई आंखों के नीचे छिपी हुई थीं। झरोखों की ठंडी गूंज उसके कानों पर हल्की हल्की दबी हुई थी, जबकि पड़ोसी हॉल में छात्रों की दूर की आवाजें दबी लहरों की तरह गूंज रही थीं। फिर बगल का दरवाजा एक शांत फुसफुसाहट के साथ फिर से खुला। आओ, एथेना की शांत आवाज अंदर चली गई। लूसियन धीरे धीरे उठा, अपनी जेबों में हाथ डालने से पहले अपने काले कोट से अदृश्य मलबा झाड़ा। वह खामोश कदमों से चलता रहा जब तक कि वह दरवाजे तक नहीं पहुंच गया। हर कदम पॉलिश किए हुए फर्श पर हल्के से थपथपाता रहा। एथेना पहले से ही अंधेरे गलियारे से आगे चल रही थी, उसका काला वर्दी वाला कोट उसके पीछे एक छाया की तरह बह रहा था। बिना एक शब्द कहे लूसियन ने पीछा किया। वे खाली प्रशिक्षक विन के माध्यम से चुपचाप एक साथ चले, उनके कदमों की आवाज चमकती मैनास कोनस से सजी पत्थर की दीवारों से धीरे धीरे गूंज रही थी। बाहर सुबह सुबह सूरज ऊंची खिड़कियों से छनकर धुंध को सुनहरे रिबन में बदल रहा था। एथेना ने तब तक कुछ नहीं बोला जब तक वे उसके निजी कार्यालय में नहीं पहुंच गए। वह उसे अंदर आने का इशारा करते हुए अंदर चली गई। भारी ओक का दरवाजा धीमी गति से उनके पीछे बंद हो गया। कमरा केवल उसकी चौड़ी ब्लैकवुड डेस्क पर लगे एक नीले क्रिस्टल लैंप से जगमगा रहा था। इसके ऊपर धुंधली डेटा स्क्रीन टिमटिमा रही थी, प्रत्येक युद्ध फुटेज, मन विश्लेषण और प्रदर्शन लॉग से भरी हुई थी। जब वह बैठ गई तो उसका काला कोट धीरे से फुसफुसा रहा था। उसने अपनी बाहों को डेस्क की सतह पर हल्के से मोड़ा हुआ था। उसकी तेज बैंगनी आंखें उसकी ओर चमक उठीं। लूसियन कमरे के मध्य में खड़ा था, चुप और बिना पलके झपकाए। मंद नीली रोशनी ने उसकी परछाई को पॉलिश किए हुए ओब्सीडियन फर्श पर ढांक दिया। उसकी बैंग्स उसकी आधी पलकों वाली आंखों में घूम रही थीं। काफी देर तक एथेना बस उसे देखती रही, उसका अध्ययन किया। उसकी मुद्रा, उसकी सांसें, उसके कंधे में हल्की सी जकड़न, उसकी आभा में नया शांत घनत्व। उसके बारे में कुछ अलग सा महसूस हुआ, तेज, शांत। उसने धीरे से सांस छोड़ी, बोलने से पहले चुप्पी साध ली। आप कल रात फिर आगे बढ़े। यह कोई प्रश्न नहीं था। लूसियन की नजर नहीं हटी। वह वहीं खड़ा था, जेब में हाथ डाले, काले बालों के नीचे उसकी आंखें आधी झुकी हुई थीं। एथेना की आंखें हल्की हल्की सिकुड़ गईं। रैंक डी लेवल 3, उसने धीरे से कहा। और कुछ और नया? उसकी बैंगनी निगाहें उसकी शांत अभिव्यक्ति पर किसी प्रतिक्रिया की तलाश में टिमटिमा रही थीं। वहां कोई नहीं था। वह अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुक गई। जैसे ही उसकी आंखें तेज हुईं, उसकी चोटी उसके कंधे पर आ गई। लूसियन, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज एक शांत स्थिरता में गिर गई जिससे मन की स्कोनस शांति में झिलमिलाने लगी। क्या आप जानते हैं कि जेनिथ वीक वास्तव में क्या है? उसने उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें हल्की हल्की टिमटिमा रही थीं। धुंधली रोशनी में छायादार काली पुतली चमक रही थी। एथेना ने अपने टेबलेट स्क्रीन को थपथपाते हुए धीरे से सांस ली। उसके बगल में एक नीला प्रक्षेपण चमक रहा था जो पुराने फुटेज दिखा रहा था। काले लड़ाकू परिधानों में दर्जनों छात्र खून से सने मैदान में पस्त और कांपते हुए घुटनों के बल खड़े हो गए। सफेद वस्त्र पहने विशाल प्रशिक्षक उनके ऊपर खड़े थे और शांति से प्रत्येक का निरीक्षण कर रहे थे। जेनिथ वीक, एथेना ने धीरे से कहा। उसकी आवाज बहती ब्लेड की तरह शांत और ठंडी है।
वह जगह है जहां अकादमी के छिपे हुए साझेदार अपना दांव लगाते हैं। लूसियन की निगाहें हल्की हल्की सिकुड़ गईं, आधी अधूरी आंखें कुछ कुछ तेज हो गईं। टिमटिमाती स्क्रीन पर प्रत्येक घुटने टेकने वाले छात्र के बगल में मूक नाम दिखाई दे रहे थे। हंटर गिल्ड, आर्टिफैक्ट हाउस, दुष्ट परिवार, कॉरपोरेट सिंडिकेट। वे देखते हैं, एथेना ने जारी रखा। उसकी आवाज इतनी शांत थी कि वह मुश्किल से नीली रोशनी वाली डेस्क से आगे बढ़ पाई। और वे चुनते हैं, किसे समर्थन करना है, किसे खरीदना है, किसे मिटाना है। फुटेज फिर से टिमटिमाया, जिसमें छात्रों को पूर्ण लड़ाकू गियर में एक दूसरे से द्वंद्वयुद्ध करते हुए, मैना ब्लेड टकराते हुए, पत्थर की दीवारों को चीरती हुई बिजली दिखाई दे रही थी। अगले फ्लिक में एक अलग दृश्य दिखाया गया। 5 छात्र खून से सने प्रशिक्षण हॉल में बेसुध पड़े थे। मूक प्रशिक्षक शांत उदासीनता के साथ उनके ऊपर खड़े थे। लूसियन झिझका नहीं। उसकी सांसें धीमी धीमी रहीं। शांत। उसकी छाया पॉलिश किए हुए फर्श पर नहीं गई। एथेना ने प्रक्षेपण से हटकर अपनी आंखें नीची कर लीं। नीली चमक गायब हो गई और उनके बीच केवल मन की शांत गुंजन रह गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्लास 0 कई लोगों के लिए खतरा होगा, दूसरों के लिए एक अवसर, खासतौर पर आप। उसने अपनी निगाहें ऊपर उठाईं और शांत फौलाद से उसकी आधी अधूरी आंखों पर ताला लगा दिया। लुसियन, आपकी क्षमता ऐसी चीज नहीं है जिसे दुनिया नजरअंदाज करती है। स्पेस-टाइम मैनिपुलेशन। उसकी आवाज हल्की नरम हो गई। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे पाने के लिए संपूर्ण राष्ट्र हत्या कर देंगे या मिटा देंगे। मौन। एक क्षण के लिए दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। ठंडी हवा खामोश पत्थर की तरह उनके चारों ओर दब गई। फिर एथेना थोड़ा आगे की ओर झुक गई। उसकी आंखें ठंडी ब्लेड की धार पर सिमट गईं। मैं आपसे कुछ पूछूंगी, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज इतनी शांत थी कि केवल वह ही इसे सुन सकता था। और मैं चाहती हूं कि आप ईमानदारी से उत्तर दें। मन की नीली रोशनी के साथ स्पंदित होने पर लूसियन की परछाई हल्की सी टिमटिमा रही थी। उसकी आधी झुकी हुई आंखें तेज हो गईं। जैसे ही उसने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया, उसकी लटकती हुई धारियां हिल गईं। लेकिन इससे पहले कि वह जारी रख पाती, उसकी मेज से एक हल्की सी आवाज गूंज उठी। उसने नीचे देखा। उसकी टैबलेट स्क्रीन पर एक लाल प्रतीक स्पंदित होने पर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। आपातकालीन ब्रीफिंग, सभी प्रशिक्षक, रणनीति चैम्बर बीटा तत्काल असेंबली। उसका जबड़ा कड़ा हो गया। अपनी कुर्सी से उठने से पहले उसने अधिसूचना को खारिज करते हुए धीरे से सांस छोड़ी। एक पल के लिए वह चुपचाप उसके सामने खड़ी रही। उसकी बैंगनी आंखें उसकी खाली आधी पलकों वाली निगाहों को तलाश रही थीं। फिर वह मुड़ गई। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ी, उसकी काली चोटी उसकी पीठ पर लटक गई। अपने छात्रावास में लौटें, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज अपनी ठंडी स्टील की शांति में लौट आई। कक्षा 0 कल से प्रीजेनित तैयारी शुरू कर देगी। लूसियन नहीं हिला। जब दरवाजा खुला तो वह चुपचाप कार्यालय में खड़ा रहा, जिससे मंद कमरे में गलियारे की हल्की रोशनी भर गई। एथेना दरवाजे पर रुकी और एक बार पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें कुछ फीकी और अपठनीय चीज से चमक उठीं। इससे पहले कि वह मुड़ती, दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। कमरा खामोश हो गया। लूसियन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी छायादार अभिव्यक्ति पर उसकी बैंग्स घूम रही थीं, जैसे उसकी पीली त्वचा पर हल्का नीला मैनास कोनस टिमटिमा रहा था। इससे पहले कि वह उसे वापस अपनी जेब में डालता, उसका खून से सना हाथ उसकी तरफ हल्का सा हिल गया। बहुत देर तक वह वहां अकेला खड़ा रहा, वार्ड की दीवारों की गड़गड़ाहट और उसके दिमाग में एथेना के अधूरे शब्दों की शांत गूंज को सुनता रहा।
फिर वह मुड़ा और खामोश कदमों से गलियारे में चला गया। उस दोपहर क्लास 0 फिर से ट्रेनिंग हॉल 0 में इकट्ठा हुआ। प्रक्षेपण पैनलों को कालकोठरी मानचित्रों, प्राणी योजनाओं और छापे संरचनाओं के साथ टिमटिमाते हुए सामरिक बोर्डों से बदल दिया गया था। सिलास क्रॉसलेग्ड बैठ गया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी ठुड्डी खुजलाने लगा। एवलिन रिया के पास बैठी थी। उसकी लाल आंखें संकुचित हो गईं क्योंकि वह रून गठन नोट्स पर नजर डाल रही थी। रिया ने बात नहीं की। जब उसने तीव्र गति से रणनीति डेटा को स्कैन किया तो उसके सर्किट चमकीले सोने की तरह टिमटिमा रहे थे। विन खिड़की के पास खड़ी थी, हमेशा की तरह चुप। बोर्ड पर लौटने से पहले उसकी पीली भूरी आंखें बाहर बहती धुंध पर टिमटिमा रही थीं। लूसियन पीछे बैठा था, कोहनियां उसके घुटनों पर हल्की सी टिकी हुई थीं। उसकी आधी पलकें खुली हुई थीं और मन के झरोखों की गड़गड़ाहट उसके कानों पर धीरे से दब रही थी। कमरा शांत तनाव से गूंज रहा था। उन सभी ने इसे महसूस किया। आने वाला तूफान F.REVBNOV LL. सिलास ने मुस्कुराते हुए अपनी पोरें चटकाईं। जेनिथ वीक हो। वह बुदबुदाया, उसकी गहरी आवाज पॉलिश किए हुए फर्श पर गड़गड़ा रही थी। आइए उन्हें दिखाएं कि राक्षस वास्तव में कैसे दिखते हैं। अपने डेटा स्ट्रीम पर लौटने से पहले रिया ने बिना कुछ कहे उस पर अपनी सुनहरी निगाहें घुमाईं। एवलिन हल्के से कांप उठी, उसकी टिमटिमाती बिजली की किरण उसके कांपते हाथों में और भी अधिक चमक रही थी। विन चुप रही, उसकी भूरी आंखें थोड़ी देर के लिए लूसियन की ओर घूम गईं। वह नहीं हिला। वह बस वहीं बैठा रहा, उसकी परछाई पॉलिश किए हुए काले पत्थर पर लंबी फैली हुई थी। बहती हुई धारियां उसकी आधी पलकों वाली आंखों पर छाया डाल रही थीं क्योंकि झरोखों की शांत गुंजन उसकी शांत, खाली सांसों पर दबाव डाल रही थी। और उस खामोश हॉल में जैसे कक्षा शांत प्रत्याशा में तैयार हो रही थी। एथेना का अधूरा सवाल उसके सीने में एक खामोश घंटी की तरह धीरे धीरे बज रहा था। एक प्रश्न जो अनुत्तरित रहेगा जब तक दुनिया इसे सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अध्याय 46 प्रशिक्षण 2। प्रशिक्षण कक्ष ऊर्जा से धीमी गति से गूंज रहा था। छत ऊंची थी और सफेद रोशनी की पट्टियों से सुसज्जित थी जो धीमी दिल की धड़कन की तरह स्पंदित थी। क्लास 0 केंद्र में गठन में खड़ा था। उनकी वर्दी सिलवटों वाली और साफ थी, जूते कंधे की चौड़ाई से अलग फैले हुए थे, चेहरे तनावग्रस्त लेकिन केंद्रित थे। पॉलिश किया हुआ काला फर्श कमरे की दीवारों से आने वाली चमक को प्रतिबिंबित करता है, हर कदम नरम वजन से गूंजता है। लूसियन ने अपने दाहिने हाथ पर दस्ताने को चुपचाप समायोजित किया और अपनी आधी अधूरी नजर उनके सामने प्रशिक्षक पर रखी। एथेना सबसे आगे खड़ी थी, उसकी पीठ के पीछे हाथ, गहरे रंग की वर्दी सैन्य सटीकता के साथ उसके फ्रेम को गले लगा रही थी। उसके बाल हमेशा की तरह बंधे हुए थे, आंखें तेज, आवाज शांत। वह छात्रों की कतार में धीरे धीरे चली, मजबूत फर्श पर जूते धीरे धीरे टकरा रहे थे। आप सभी को जेनिथ वीक की संरचना के बारे में जानकारी दी गई है, उसने सपाट लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। अब आप नौसिखिए नहीं हैं। बाहरी दुनिया इसे आपके पहले वास्तविक प्रदर्शन के रूप में देखेगी। किसी ने उत्तर नहीं दिया। चुप्पी डर नहीं थी, यह अनुशासन था। या उसके करीब कुछ। एथेना रिया के सामने रुक गई। टीम वर्क, उसने कहा। समन्वय, विभाजित दूसरे निर्णय। मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरों पर भरोसा करने में सक्षम हो। कोई एकल नायक बकवास नहीं। रिया ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया, अपने चेहरे से बालों का एक कतरा हटाते हुए। एथेना आगे बढ़ी। हम आज लड़ाकू जोड़े घुमाएंगे। नकली दुश्मन छापे, मन दमन क्षेत्र, वास्तविक क्षति। आप इसके बाद ठीक हो जाएंगे।
उसे और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं थी। वे सभी पहले से ही जानते थे कि जोखिम का स्तर अब अधिक है। लूसियन इसे हवा में महसूस कर सकता था, एथेना की उपस्थिति में सूक्ष्म बदलाव, जिस तरह से उसकी नजर दूर जाने से पहले आधे सेकंड तक उस पर टिकी रही। क्लास 0, उसने कहा। वार्म अप अभ्यास शुरू करें। अनुनाद सिंकिंग से शुरू करें, फिर रिफ्लेक्स संपीड़न की ओर बढ़े। आपके पास 10 मिनट हैं। वे अगले निर्देशों की प्रतीक्षा किए बिना चले गए। लूसियन ने एक गोलाकार पैड में कदम रखा क्योंकि वह जमीन से थोड़ा ऊपर उठ गया था। सिस्टम गड़गड़ाहट के साथ शुरू हुआ। रोशनी ने उसके चारों ओर एक गुंबद बना दिया। उनके प्रतिबिंब ने उन्हें सतह पर प्रतिबिंबित किया, उनमें से 5, प्रत्येक आधा सेकंड आगे या पीछे। गुंबद चमक उठा। वह चले गए। किनारे करना, मोड़, कोहनी, हथेली उल्टी। उसकी अपनी गूंज ने उस पर बेतरतीब देरी से हमला किया। उसके शरीर ने बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसकी प्रवृत्ति नकली शोर को काट रही थी। उसने अपने संतुलन को सटीक रखते हुए अपने कदमों से जगह को हल्के से मोड़ा। गूंज तेज हो गई, अब लगभग ओवरलैप हो रही है। हड़ताल, झिलमिलाहट, गार्ड ब्रेक, फिर अचानक अंधेरा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक पल के लिए क्रोनोसेंस को सक्रिय कर दिया। पूर्ण रिवाइंड नहीं, बस जागरूकता का बचा हुआ धागा। झूठा हमला पीछे से हुआ। उसकी हथेली फट गई। गुंबद में एक झंकार बजी। सिंक पूर्ण। पैड पीछे हटते ही लूसियन हट गया। उसकी सांसें स्थिर थीं। उसकी हृदय गति मुश्किल से ही बढ़ी। उसने बगल की ओर देखा। एवलिन पहले से ही अपने मंच पर थी। रिया के भ्रम की चिंगारी के उसके कॉपी किए गए संस्करण उसके चारों ओर घूम रहे थे, लेकिन उसी चालाकी के साथ नहीं। वे असमान अंतराल पर पलकें झपकाते रहे। उसने भौहें सिकोड़ लीं, फिर कोशिश की। कोई सफलता नहीं। उसकी अभिव्यक्ति कड़ी हो गई। फिर वो शिफ्ट हो गईं। उसने अपना हाथ उठाया और विन की संपीड़ित ऊर्जा प्रहार को बुलाने की कोशिश की। वह हवा में टिमटिमाया, फिर बुझ गया। स्थिर नहीं, प्रयोग करने योग्य नहीं। लूसियन उसे चुपचाप देखता रहा। उसने उसकी ओर देखा लेकिन बोली नहीं। इसके बाद उसने उस लाल आभा की कोशिश की जिसे सिलास ने अपने पिछले सत्र में इस्तेमाल किया था, उसका स्तरित मन विस्थापन। उसका संस्करण बमुश्किल 2 सेकंड के लिए रुका और फिर टूटकर गायब हो गया। लगातार 3 असफल कॉपियां। एवलिन की मुट्ठियां उसके किनारों पर कस गईं। जब वह अपने आप से कुछ बुदबुदा रही थी तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। किसी और को ध्यान नहीं आया। लूसियन ने किया, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा। विन हमेशा की तरह चुप, दूर छोर पर खड़ा था। उसने पैड पर कदम नहीं रखा। वह बस अपनी जेबों में हाथ डाले खड़ा था, एक खाली दीवार की ओर ऐसे देख रहा था जैसे वह कहीं और हो। एथेना बिना कुछ बोले उसके पास से गुजर गई। उसे प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। जब जरूरी होगा तब विन कार्रवाई करेगा। वह हमेशा ऐसा ही था। सिलास कुछ पैड ऊपर बढ़े हुए गति मापदंडों के साथ प्रोग्राम किए गए एक मोबाइल डमी के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। पहले तो वह अच्छी पकड़ में था, लेकिन जब ड्रॉइड ने बीच में कोण बदला तो वह फिसल गया। उसने मन ही मन शाप दिया और फिर वापस चला गया। एथेना ने एक बार ताली बजाई। फील्ड सिमुलेशन पर स्विच करें। जैसे जैसे फर्श हिलता गया, रोशनी कम होती गई। जैसे जैसे जगह बाहर की ओर बढ़ती गई, पैनल घूमने लगे। जो कभी एक साफ सुथरा काला कमरा था, वह अब आंशिक शहरी परिदृश्य में बदल गया है।
टूटी हुई सड़कें, क्षतिग्रस्त इमारतें, जमीन पर घूमता कोहरा। जोड़ियां, उसने कहा। सिलास और विन, रिया और एवलिन। लूसियन, आप अकेले हैं। आप बाद में दोनों टीमों में शामिल हो जाएंगे। उद्देश्य चिह्नित हैं। शुरू करें। रिया ने एक बार सिर हिलाया और अपनी भ्रम बुनाई को सक्रिय करते हुए अपने बालों को एक ढीली टाई में वापस खींच लिया। उसकी उंगलियां हल्की नीली चमक रही थीं और 5 झूठे क्लोन उसके बगल में टिमटिमा रहे थे। एवलिन की आंखों ने क्लोनों पर बारीकी से नजर रखी। उसने अपना खुद का एक संस्करण बुलाया, लेकिन उसका संस्करण टिक नहीं पाया। वे फिर से झपकियां झपकाने लगे, अस्थिर, आधे अधूरे। आप अभी भी हमारी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं? रिया ने मजाक न करते हुए पूछा। बस वास्तव में जिज्ञासु। एवलिन ने उत्तर नहीं दिया। वह बस आगे बढ़ी, गति बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। लूसियन पहले तो रुका और दोनों जोड़ियों को देखता रहा। उसने टूटी हुई दीवारों में से एक को पीछे मोड़ा और अपनी कनपटी पर एक बार थपथपाया। स्थानिक एंकर सेट। क्रोनो रिवाइंड तैयार। उसने धीरे से सांस छोड़ी और चला गया। मोड़ो कदम। वह रिया और एवलिन की टीम के ठीक आगे दिखाई दिया, उनके लिए बने एक डमी ड्रोन को रोका और एक सटीक डायमेंशनल क्लॉक कंप्रेशन वेरिएंट के साथ इसे नष्ट कर दिया, फिर गायब हो गया। एवलिन ने पलकें झपकाईं। उसे अभी हमारे साथ रहना भी नहीं चाहिए। रिया ने हल्के से कंधे उचकाए। लूसियन वही करता है जो लूसियन चाहता है। सिलास और विन आगे थे, ड्रोन की बहुत तेज जोड़ी का सामना कर रहे थे। सिलास दोनों के साथ बने रहने की कोशिश कर रहा था, जबकि विन ने क्षमताओं का उपयोग भी नहीं किया था। वह बस चला गया। एक हाथ उसके कोट की जेब में, दूसरा लापरवाही से हमलों को रोकता है, बिल्कुल न्यूनतम बल के साथ ड्रोन को जमीन पर गिरा देता है। एक शब्द नहीं, एक भी व्यर्थ आंदोलन नहीं। सिलास ने गुर्राते हुए कहा, आप थोड़ी और मदद कर सकते हैं। विन ने अपना सिर हल्का सा झुकाया, फिर अचानक गायब हो गया। सिलास के बगल में जो ड्रोन था वह उनके पीछे की दीवार से टकराकर फट गया। विन फिर से वहीं प्रकट हुआ जहां वह पहले खड़ा था। सिलास ने दोबारा शिकायत नहीं की। ल्यूसियन एक भूत की तरह शहरी क्षेत्र में घूमते हुए रोटेशन में फिर से शामिल हो गया। उनकी उपस्थिति अच्छी तरह से तीव्र विघटनकारी थी। एवलिन ने भी इसे नोटिस किया। वह मुड़ी, फिर से फोल्ड स्टेप की नकल करने की कोशिश की। असफल। वह मध्य चरण में लड़खड़ा गई। उसका पैर मलबे से टकराया और वह लगभग गिरने ही वाली थी। जैसे ही उसने अपना संतुलन संभाला, लूसियन उसके बगल में दिखाई दी। आप यह गलत कर रहे हैं, उसने धीरे से कहा। एवलिन ने उसकी ओर घूरकर देखा। मुझे पता है क्या करना है। नहीं, लूसियन ने शांत स्वर में उत्तर दिया। आप बिल्कुल हमारी तकनीकों को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप हम नहीं हैं। आपको उन्हें संयोजित करना चाहिए, उन्हें कुछ नए में विभाजित करना चाहिए। आपकी क्षमता इसी तरह काम करती है ना? वह ठिठक गई। उन्होंने प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा नहीं की। मिश्रित सोचो, दर्पण नहीं। फिर गायब हो गया। एवलिन वहां चुपचाप खड़ी रही, उसकी भौहें सिकुड़ गईं, जो उसने अभी कहा था उसे संसाधित कर रही थी। रिया उसके पास से हटी और फुसफुसाकर बोली, उसके पास एक बात है। सिलास ने एक टूटे हुए टॉवर के ऊपर से पुकारा, अगली लहर आ रही है। ऊपरी मंच से एथेना की आवाज पूरे कक्ष में गूंजी। नकली शत्रुओं की संख्या बढ़ रही है। मैना सिंक लिमिटर्स अब सक्रिय हैं। आइए देखें कि आप कैसे अनुकूलन करते हैं।
लूसियन पीछे की ओर कवर के पीछे मुड़ा। उसकी छाती धीरे धीरे ऊपर उठी और नीचे गिरी। उसकी आधी पलकों वाली आंखों पर धमाके हो रहे थे। हवा बदल गई और फिर वे आए और अधिक ड्रोन, होशियार और तेज, समन्वित। क्लास 0 नहीं झिझका। असली परीक्षा तो अभी शुरू हुई थी। अध्याय 47 प्रशिक्षण 3। दूसरी लहर जोरों से आई। भेड़ियों की तरह बढ़ती धुंध से बाहर निकलते ड्रोन, टूटे हुए फुटपाथ पर क्लिक करते हुए चिकने फ्रेम, मंद प्रशिक्षण रोशनी के नीचे लाल चमकते सेंसर। वे अब बुनियादी नहीं रहे। ये वास्तविक ट्रैकिंग, वास्तविक गतिउन्नत व्यवहार कोड के साथ चले। लाइव मुकाबले के करीब। लूसियन ने पलकें नहीं झपकाईं। उसकी आंखें आधी अधूरी, शांत थीं, हाथ बगल में ढीले थे। एक झपकी, वह चले गए। नीली रोशनी की एक चमक और वह अपनी जगह से चला गया। फोल्ड स्टेप, आने वाली इकाइयों में से एक के पीछे फिर से दिखाई देने लगा। संपीड़ित बल का एक साफ चाप ड्रोन के मध्य भाग में टूट गया। कोई व्यर्थ गति नहीं, कोई आवाज नहीं। जैसे ही धातु दो हिलते हुए हिस्सों में फर्श से टकराई, खुल गई और चिंगारी निकलने लगी। जमीन पर गिरने से पहले लूसियन मुड़ गया। उसने गति नहीं तोड़ी, फिर से आगे बढ़े, हर कदम हल्का, सोच समझकर। दो और ड्रोनों ने बगल से निकलने की कोशिश की। उसकी उंगली हिल गई। स्थानिक गांठ। उनके चारों ओर की हवा विकृत हो गई। एक सेकंड के लिए फर्श टेढ़ा हो गया। दोनों ड्रोन बीच चार्ज में रुक गए, हिंसक रूप से अंदर की ओर मुड़ गए और ढह गए। उसने एक बार सांस छोड़ी और धुंध में कदम रखा। बाईं ओर रिया बिना किसी फ्लैश या चालाकी के खुद को संभाल रही थी। कोई क्लोन नहीं, बस साफ भ्रम की बुनाई, उस प्रकार की जो संख्याओं पर निर्भर नहीं थी, केवल भ्रम। उसका फुटवर्क तेज था। हर कदम ऐसे रखा जाता था जैसे वह जानती हो कि दुश्मन कहाँ जाएगा उससे पहले ही। एक ड्रोन तेजी से उछला, उसका ब्लेड बाह उसकी गर्दन की ओर मार रहा था। वह ऑफलाइन हो गई। किनारा साफ गुजर गया। फिर उसने अपना रुख बदला और आगे की ओर बढ़ी। उसका हाथ हल्का नीला चमक रहा था। कोई धमाका नहीं, कोई विस्फोट नहीं। ड्रोन के सेंसर को अंधा करने के लिए पर्याप्त विकृति। यह लड़खड़ा गया। वह एक बार घूमी और अपने घुटने को उसकी तरफ घुमाया, फिर एक सटीक मन विस्फोट के साथ इसे पूरा किया। क्लीन हिट, न्यूनतम भड़कना। रिया को दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। उसने आगे देखा। अन्य दो बंद हो रहे हैं। वह झिझकी नहीं। एवलिन कुछ मीटर पीछे कुछ और कोशिश कर रही थी। अब तकनीक दर तकनीक नकल नहीं होगी। उसने किसी और के होने का नाटक करना बंद कर दिया था। इसके बजाय उसने इसे विलय कर दिया। उसका अपना गतिज आधार प्रकाश और आग के निशान के चारों ओर लिपटा हुआ था जिसकी उसने पहले नकल की थी। यह कठिन था। यह रिया की तरह गुनगुना नहीं रहा था, लेकिन यह कायम रहा। उसने इसे कसकर खींचा और एक घूमता हुआ चाप आगे की ओर लॉन्च किया। यह नीचे से टकराया, एक ड्रोन के पैरों से टकराया और उसका रुख टूट गया। रिया ने हस्तक्षेप किया और बिना एक शब्द कहे इसे समाप्त कर दिया। धन्यवाद, एवलिन ने थोड़ा हांफते हुए बुदबुदाया। रिया ने भी कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। मैदान के दूसरी ओर सिलास को कठिन समय का सामना करना पड़ रहा था। उसके विस्थापन ब्लेड हर झटके के साथ अंदर और बाहर टिमटिमा रहे थे। वह दो ड्रोनों को व्यस्त रखने में कामयाब रहा, लेकिन वे पहले से कहीं अधिक जोर से धक्का दे रहे थे। जैसे ही वह लड़खड़ाया, एक कबूतर नीचे आया और उसकी जांघ से लगभग चिपक गया।
फिर यह बीच में ही फट गया। विन अभी भी वहीं खड़ा था जहां वह हमेशा खड़ा रहता था, अपने कोट की जेबों में हाथ डाले, आंखें सुस्त। वह एक बार चला गया था, इतना ही काफी था। सीलास ने कोई शिकायत नहीं की। उसने बस अपनी सांसें स्थिर कीं और रीसेट हो गया। एथेना ने ऊपरी मंच से उन सभी को देखा, आंखें तेज, भुजाएं मुड़ी हुई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे इसकी जरूरत नहीं थी। उसकी नजर बाकियों की तुलना में एक पल के लिए लूसियन पर टिकी रही। उसे एक बार भी नहीं छुआ गया था। उसका मन अभी भी कम नहीं हुआ था। उनके आंदोलनों की गणना की गई, सर्जिकल, दिखावा नहीं, बस कुशल, जरूरत पड़ने पर घातक। जब अगला ड्रोन एवलिन के पीछे की छाया से निकला तो उसने देखा भी नहीं। उसका हाथ आलस्य से उठा, आयामी पंजा एक घुमावदार रेखा में बाहर निकला और मशीन को साफ कर दिया। इससे पहले कि उसे पता चलता, वह उसके पीछे टुकड़ों में गिर गया। वह मुड़ी, एक बार पलकें झपकाईं। लूसियन पहले ही दूर जा रहा था। फिर व्यवस्था बदल गई। इस क्षेत्र में एक नई उपस्थिति दर्ज की गई, लंबी, मोटी बख्तरबंद प्लेटिंग, इसके मूल के माध्यम से कंपन करने वाली। एक धीमी आवाज, कोई बुनियादी ड्रोन नहीं, एक संभ्रांत श्रेणी की इकाई, भारी, तेज, मतलबी। वह ऐसे नीचे उतरा जैसे उसे पता हो कि वह उसके आसपास की हर चीज से अधिक मजबूत है। एथेना आखिरकार बोली, अभिजात वर्ग की शुरुआत हुई, इसे संभालें। लूसियन ने चलना बंद कर दिया। उसने अपना सिर थोड़ा झुका लिया, फिर मुस्कुराया, बस बमुश्किल। यूनिट ने पहले रिया पर ताला लगा दिया। वह भागी नहीं, बस अपने पहले झूले को चारा देने के लिए पीछे की ओर खिसका। प्रभाव से फुटपाथ टूट गया, घना, चौड़े कोण वाला स्वीप। रिया ने किनारा कर लिया और उसके मूल में एक तीव्र नाड़ी भेजी। छेदा नहीं, कठिन खोल, उसने बुदबुदाया। लूसियन पहले से ही आगे बढ़ रहा था। वह इसके ऊपर फोल्ड स्टेप्ड हुआ, एक बार पलटा और सीधे इसकी पीठ पर आ गया। उसने पंजों का प्रयोग नहीं किया, बस एक हाथ से कवच को दबाया। स्थानिक एंकर लॉक। मशीन गति के बीच में ही रुक गई। लूसियन के गिरते ही संतुलन गड़बड़ा गया और उसके बगल में उतर गया। अब एवलिन ने इंतजार नहीं किया। उसने अपना नया मैना विस्फोट सीधे एलीट के उजागर सेंसर में फेंक दिया। यह चौंका देने वाली, हिंसक रूप से भड़क उठी। लूसियन ने फिर से कदम रखा। इस बार उसने अपनी कलाई मोड़ ली। संपीड़न पंजा प्रकार। आधे सेकंड तक हवा चिल्लाती रही। फिर एलिट एक टूटी हुई रीढ़ की तरह खुल गया। शरीर एक विस्फोटक क्रश के साथ आधा मुड़ गया। F.R.E.W. एबनव एल कॉम। मौन। कोई नया दुश्मन नहीं। अनुकरण समाप्त हो गया। चरण 2 पूर्ण। ऊपर की लाइटें रीसेट हो गईं, फिर से नरम सफेद हो गईं। इलाके के पैनल हट गए, मलबा वापस फर्श में पिघल गया। सब कुछ शांत हो गया। एथेना पहले तो बिना कुछ बोले ऊपरी मंच से नीचे चली गई। जैसे ही वह उनमें से प्रत्येक के पास से गुजरी, उसके जूते साफ फर्श पर गूंजने लगे। आपको समीक्षा फाइलें बाद में मिलेंगी, उसने शांति से कहा। उनका उपयोग करें। अपने अंतराल का पता लगाएं। उसने एवलिन की ओर देखा। तुमने नकल करना बंद कर दिया। फिर रिया में स्वच्छ निष्पादन। उसने बिना कुछ कहे विन को पास कर दिया। अंत में वह एक पल के लिए लूसियन के पास रुकी। कहा कुछ नहीं, फिर बाहर निकलने की ओर चल दिया। जाने से ठीक पहले उसने बिना पलटे कहा, कल असली विरोधियों के खिलाफ मुकाबला है।
कक्षा 13, कक्षा 6, रैंक वाले। मैच। मुझे शर्मिंदा मत करो। दरवाजा उसके पीछे से बंद हो गया। रेया एक खंभे के किनारे पर बैठ गई। उसके बाल पसीने से भीगे हुए थे और उसे ठंडक मिल रही थी। तुम्हें पता है कि वह पूरे समय तुम्हें देख रही थी, है ना? लूसियन ने कंधे उचकाए। वह हर किसी पर नजर रखती है। नहीं, वह तुम्हें देखती है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस दीवार के सहारे झुक गया और अपने दस्ताने उतारने लगा। एवलिन फर्श पर बैठी थी। आंखें अभी भी उसके हाथ पर थीं, जहां उसकी मन की चिंगारी धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। वह संभ्रांत वर्ग की चीज, उसने धीरे से कहा। आपने इसे ऐसे तोड़ दिया जैसे यह कुछ भी नहीं था। लूसियन ने एक क्षण के लिए उसकी ओर देखा। यह धीमा था। आपको लगता है कि यह धीमा था? उसने एक बार सिर हिलाया। बहुत पूर्वानुमानित। उसने एक सांस छोड़ी और अधिक कुछ नहीं कहा। सिलास अब विन के पास अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था। उसका एक हाथ उसकी आंखों पर था। वह कठिन था। वह बुदबुदाया, मेरे घुटने अभी भी कांप रहे हैं। विन नहीं हिला, बात नहीं की, बस छत की ओर देखता रहा। उसकी आंखें आधी नींद में लग रही थीं। आप बात करेंगे या क्या? सिलास ने पूछा। विन आखिरकार फुसफुसाहट से थोड़ा ऊपर बोला। आवाज की दुकान शोर। सिलास ने पलकें झपकाईं। लेकिन विन फिर से शांत हो गया था। लूसियन खड़ा हुआ और बाहर निकलने की ओर चलने लगा। रिया ने एक सेकंड बाद पीछा किया। एवलिन धीरे से खड़ी हुई, अपनी पैंट को झाड़ा और दूसरों पर नजर डाली। हमें खाना मिल रहा है या क्या? सिलास ने कमजोरी से हाथ उठाया। रेमन। मैं रेमन को वोट देता हूं। लूसियन नहीं रुका। ठीक है, लेकिन अगर तुम बेहोश हो गए तो मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। मैं रेंगूंगा, सिलास ने बुदबुदाया। विन कुछ देर तक स्थिर रहा, फिर बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ और उनके पीछे हो लिया। बाहर दालान शांत था। बस ओवरहेड लाइटों की धीमी गड़गड़ाहट और उनके पीछे प्रशिक्षण फर्श की धीमी गड़गड़ाहट। जेनिथ वीक यहां था, और कक्षा 0 के लिए यह तो बस शुरुआत थी। अध्याय 48, चरम सप्ताह। समझ गया। यहां जेनिथ वीक के आगमन की निरंतरता है, जिसमें कक्षा 0 के प्रति प्रत्याशा, माहौल और प्रतिक्रियाओं को शामिल किया गया है। सब कुछ एक एनीमे शैली, जमीनी और सिनेमाई स्वर में, जैसा कि आप इसे पसंद करते हैं। जेनिथ डोम के ऊपर का आकाश हल्का भूरा था, किसी ऐसी चीज से पहले की शांति की तरह जो लंबे समय तक शांत नहीं रहने वाली थी। तूफानी कांच की दीवारें हवा में ऊंची घुमावदार थीं, जिन पर टिमटिमाते होलोग्राम और धुंध में उकेरी गई किंवदंतियों की तरह तैरते नाम थे। भीड़ से बाहरी रास्ते भरे हुए थे, गपशप, कैमरों और बिजली जैसी ऊर्जा से गूंज रहे थे। इसके बारे में हर चीज चिल्लाने वाली घटना थी। लूसियन लैंडिंग जोन के पास खड़ा था, हवा में उसके पैरों पर हल्के से ब्रश कर रहा था। उसके बगल में एवलिन ने अपने हाथों को अपने सिर के पीछे फैलाया, पहले से ही एक शिकारी की तरह दृश्य को स्कैन कर रही थी, जिसमें घुलने मिलने की कोशिश की जा रही थी। रिया हमेशा की तरह शांत थी। अंधेरे आंखें एक कोने से दूसरे कोने तक घूम रही थीं, जैसे वह निकास बिंदुओं को याद कर रही थी। सिलास को ऐसा लग रहा था जैसे वह सोया नहीं है। विन ने पलक भी नहीं झपकाई, बस ऐसे चलता रहा जैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पीछे शटल का दरवाजा फुसफुसाहट के साथ बंद हो गया। कक्षा 0 आ गई थी, और भीड़ को कोई परवाह नहीं थी।
वे मैचिंग यूनिफॉर्म में पुराने छात्रों के समूह के पास से गुजरे, कुछ अकादमी की अन्य शाखाओं से, कुछ ओब्सीडियन स्टार या मूनवील हॉल जैसे प्रतिद्वंद्वी स्कूलों से। अधिकांश चौथे वर्ष के थे, युद्ध परीक्षित, लंबे और आत्मविश्वासी। कुछ ने निशानों को फैशन स्टेटमेंट की तरह पहना। दूसरों के पास प्रदर्शन के लिए हथियार थे, आंखें अहंकार से तेज थीं। जैसे ही उन्होंने क्लास 0 शिखर देखा, कुछ हंसी मजाक शुरू हो गया। एक लड़की ने अपना धूप का चश्मा नीचे झुकाया और अपने समूह से कुछ फुसफुसाया। प्लैटिनम बालों वाले एक लड़के ने अतिशयोक्तिपूर्ण खिंचाव किया, फिर धीरे से ताली बजाई। आह, शिशु यहाँ हैं, वह बुदबुदाया। कितना प्यारा। लूसियन ने चलना बंद नहीं किया। रिया ने भी नहीं। एवलिन ने उसे एक छोटी सी लहर दी। सिलास ने मुस्कुराहट के साथ जवाब देने की कोशिश की, लेकिन तेजी से दूसरी ओर देखने लगा। विन ने शोर भी दर्ज नहीं किया। आयोजन स्थल के अंदर कार्यक्रम का स्तर और अधिक बढ़ गया। भविष्य के कोलिजियम की तरह एक केंद्र चरण के चारों ओर कई स्तर कुंडलित हैं, जो अपनी रक्तरंजित जड़ों को कभी नहीं भूला। बड़ी बड़ी स्क्रीनें हवा में घूम रही थीं, जो इवेंट स्केड्यूल, प्रतिभागियों के नाम, गुट प्रायोजकों और पिछले विजेताओं की प्रचारात्मक छवियों के माध्यम से घूम रही थीं। चमकते सिगल्स वाले प्रेस बूथ थे, स्लीक सूट में शिकारी साक्षात्कार कर रहे थे और सुरक्षा ड्रोन ऊपर आलसी घेरे में उड़ रहे थे। फिर स्क्रीन फिर से बदल गई। चरम सप्ताह, आधिकारिक शुरुआत। प्रतिभागी 300 प्लस। प्रारूप उत्तरजीविता, द्वंद्व, टीम, वाइल्ड कार्ड। रैंक अवलोकन चालू। लाइव फीड सक्षम। बड़ा मंच, एवलिन बुदबुदाया। आश्चर्य है अगर खाने के स्टॉल श्रेय लेते हैं। कोई रुकावट नहीं, रिया ने कहा। मुझे सपने देखने दो, लानत है। लूसियन की नजर एक स्क्रीन पर पड़ी। ऐसे नाम थे जिन्हें वह नहीं पहचानता था, लेकिन चेहरे उभर कर सामने आने लगे। बड़े वाले। आर्डेन फ्रॉस्ट, एवरहार्ट की तलवार का भूत। क्लारा डेनेवा, स्टॉर्म फैंग, पिछले साल की सर्वोच्च रैंक वाली द्वंद्ववादी। मिकेल ताइन, कुंद आघात अवतार, 25 वर्ष से कम उम्र के राष्ट्रीय शिकारी लीग में तीसरे स्थान पर हैं। सभी चौथे वर्ष, सभी घातक, और सभी सीधे उनके पार देख रहे हैं। प्रायोजक बालकनी पर असली खेल खिलाड़ी खड़े थे। इकोलोन इंडस्ट्रीज, नोवाकॉट, जुड़वा हेलिस, पुरानी दुनिया के नाम नई दुनिया के वजन के साथ। उनके पीछे हंट्रेस थीं, प्रत्येक को कई जिलों में जाना जाता था। एलियाना ब्लेज, आयरन टेम्पेस्ट, गहरे बैंगनी रंग के कवच में खड़ी थी, उसके चांदी के बाल पीछे की ओर बंधे हुए ब्लेड की तरह थे। उसके पास मायुकोजी था, जो टियर 8 गेट पर अकेले चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के लोगों में से एक था। उसकी उपस्थिति ने ही सिर घुमा दिया। लूसियन की नजर उन पर केवल एक बार पड़ी, फिर दूसरी ओर देखने लगी। अभी हम उनके लिए कुछ भी नहीं हैं, रिया ने उसके बगल में चुपचाप कहा। लूसियन ने सिर हिलाया। अभी तक। उनके पीछे एथेना शांति से दृश्य में चली गई, उसकी एड़ियां पॉलिश किए हुए पत्थर से टकरा रही थीं, आंखें आगे की ओर थीं, उसका कोट हर कदम के साथ हल्के से हिल रहा था। उन्होंने कैमरों को नजरअंदाज कर दिया, बकबक को नजरअंदाज कर दिया। गुंबद के पार उद्घोषक प्रणाली गूंज उठी। प्रतिभागियों, निचली पकड़ के लिए अपना रास्ता बनाएं। आपके बैज और आवास कुंजी वहां जारी की जाएंगी। जेनिथ वीक में आपका स्वागत है। निचले हिस्से में माहौल बदल गया। कोई भीड़ नहीं, कोई प्रायोजक नहीं, बस प्रतिभागी और ठंडी रोशनी। वे टैग पाने के लिए लाइन में लगे। प्रत्येक के द्वारा उड़ाए गए एक ड्रोन ने उनकी महत्वपूर्ण जानकारी, आंकड़े और क्षमताओं को स्कैन किया,
फिर कलाई के चारों ओर बंद एक गहरे रंग की पट्टी मुद्रित की। लूसियन का पढ़ा। लूसियन ब्लैक, रैंक डी, क्लास 0, योग्यता स्तर NA, अद्वितीय प्रकार, पुष्टि की गई। अवलोकन रेटिंग 100%। ड्रोन अन्य लोगों की तुलना में उस पर 1 सेकंड अधिक देर तक रुका। उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। एवलिन ने अपना टैग पढ़ते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे वे हमें देख रहे हैं। सिलास ने उसकी ओर देखा और भौहें चढ़ा लीं। मेरे लिए केवल 68%। असभ्य। रिया का 79% था। विन ने उसकी जांच भी नहीं की, बस उसके कमरे का नंबर वाला कार्ड जेब में रख लिया। जैसे ही वे अपने निर्धारित क्वार्टर की ओर बढ़ने लगे, दूसरी अकादमी के छात्रों का एक समूह वहां से गुजरा। उनमें से एक एवलिन के सामने रुका और उसकी कलाई पर लगे बैंड पर नजर डाली। कक्षा 0, उन्होंने नकली भ्रमित होकर कहा। इस बात का एहसास नहीं था कि अकादमी दान की तरह निमंत्रण दे रही थी। एवलिन ने अपना सिर झुका लिया। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि चौथे साल में भी वे अपने पिता के अहंकार को एक बैज की तरह पहने हुए हैं। उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। फिर उसने उपहास किया और चला गया। रिया हंसी। शांत। खतरनाक। वे तुम्हें नहीं जानते, ईव। वे सीखेंगे, एवलिन ने बुदबुदाया। जैसे ही उन्होंने आवास गलियारे में प्रवेश किया, ऊर्जा बदल गई। अन्य अकादमियों के छात्र अपने कमरों से बाहर झांक रहे थे। कुछ फुसफुसाए, कुछ लोग बस देखते रहे। यहां कोई गर्मजोशी से स्वागत नहीं हुआ। किसी को परवाह नहीं थी कि वे प्रथम वर्ष थे। किसी को इसकी परवाह नहीं थी कि प्रशिक्षण के दौरान उनका निष्पादन कितना साफ सुथरा था। यह जेनिथ वीक था, और इस स्थान पर प्रतिष्ठा की नहीं, सत्ता की पहले बात होती है। लूसियन ने फिर से अपनी कलाई पर नजर डाली, फिर दालान के अंत की ओर देखा। बाकी लोग उसके पीछे चुप थे, लेकिन उसने उन्हें महसूस किया। एथेना की आवाज ओवरहेड सिस्टम से हल्की गूंज उठी। सभी कक्षाएं आज रात आराम करें। पहला चरण कल सुबह 09:00 बजे शुरू होगा। तदनुसार तैयारी करें। लूसियन एक बार मुड़ा, उसकी निगाहें पूरे समूह पर टिकी हुई थीं। कोई भाषण नहीं, कोई तैयारी की बात नहीं। जैसे ही उनमें से प्रत्येक अपने निर्धारित कमरों में विभाजित हुआ, बस शांत कदम चल रहे थे। मैदान के बाहर प्रायोजकों ने करीब से देखा। मेरा पैसा फ्रॉस्ट पर है, इकोलोन के एक व्यक्ति ने अपना पेय पीते हुए कहा। हालांकि वह काला बच्चा, म्यूकोजी ने बड़बड़ाया, वह पहले वर्ष की तरह आगे नहीं बढ़ता। इलियाना ब्लेज ने कुछ नहीं कहा। उसने बस उस फुटेज को देखा जिसमें लूसियन एक एलीट ड्रोन को कागज की तरह मोड़ रहा था। फिर थोड़ा आगे की ओर झुक गया। आइए देखें जब दस्ताने उतरेंगे तो क्या होगा। जेनिथ वीक शुरू हो चुका था, और कक्षा 0 अभी अभी गहरे अंत में प्रवेश कर चुकी थी। अध्याय 49, रैंक सी। लूसियन ने अपने कमरे में कदम रखा और दरवाजा अपने पीछे से बंद कर लिया। शांति अपने स्थान पर ऐसे सिमट गई जैसे कोई बोझ उसके कंधों पर आ गया हो। अंदर सब कुछ साफ सुथरा और ठंडा था। मानक मुद्दा, एक बिस्तर, एक डेस्क, एक चार्जिंग पैनल और दीवार में लगी एक हाई रिजोल्यूशन स्क्रीन। कुछ भी काल्पनिक नहीं, कुछ भी व्यक्तिगत नहीं। उसने अपना डफेल बैग फर्श पर गिरा दिया और बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। ऊपर के झरोखों की गुंजन ही एकमात्र ध्वनि थी। सिस्टम, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। कोई फ्लैश नहीं था, कोई ध्वनि संकेत नहीं था। बस एक स्क्रीन जो चुपचाप उसके सामने खिलकर सामने आ गई। आपका स्वागत है, लूसियन ब्लैक।
स्थिति डी रैंक स्तर 3। एसपी वर्तमान संपत्ति अप्रतिबंधित पहुंच। सवाल, क्या मेरे साथियों की रैंक बढ़ाने का कोई तरीका है? उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी थी। की पुष्टि की। रैंक उन्नति मॉड्यूल उपलब्ध हैं। कोर इन्फ्यूजन प्रकार ईडी 500 एसपी बटा डीसी 2000 एसपी। कोर मॉड्यूल को बाहरी रूप से स्थापित किया जा सकता है या निकटता पल्स के माध्यम से प्रत्यारोपित किया जा सकता है। लक्ष्य सहमति आवश्यक नहीं है। लूसियन थोड़ा पीछे झुक गया और टिमटिमाते पैनल को घूरने लगा। वे कमजोर नहीं थे, यह समस्या नहीं थी। लेकिन वह वास्तव में जेनिथ वीक का स्वरूप देखना शुरू कर रहा था। यह सिर्फ द्वंद्व या चुनौतियां नहीं थीं। यह एक्सपोजर था। रैंकिंग, प्रभाव, उत्तरजीविता और दूसरों को भारी वजन के साथ घसीटना काम नहीं करेगा। उसने नहीं सोचा था कि वे बहुत भारी थे, लेकिन वे अभी भी ई रैंक थे। सिलास में प्रतिभा थी। रिया को जागरूकता थी। विन एक मूक हत्यारा था। एवलिन अब वाइल्ड कार्ड थी। लेकिन वह सब संभावित था और क्षमता से मैच नहीं जीते जा सके। पावर ने किया। 4C रैंक एडवांसमेंट कोर खरीदे, लूसियन ने शांति से कहा। प्रसंस्करण ईडी रैंक पूर्ण, डीसी रैंक पूर्ण। कोर उपलब्ध 4। तैनाती विधि निकटता नाड़ी। उन्होंने उत्तर दिया। आधी रात के लिए डिलीवरी सेट करें, सोते समय इंजेक्शन लगाएं। चुपके प्रोटोकॉल की पुष्टि की। उसने झटके से सिस्टम बंद कर दिया और अपनी नाक रगड़ते हुए सांस छोड़ी। यही असली शुरुआत थी। अब से पहले सब कुछ प्रशिक्षण था। यह वह मंच था जहां नाम पत्थर पर गढ़े गए। वह नहीं चाहता था कि जब यह खत्म हो जाए तो वह अकेला खड़ा रहे। अगली सुबह सीलास ने सबसे पहले नोटिस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी कलाई ऐसे रगड़ी जैसे खुजली हो रही हो। किसी और को अजीब तरह से जागते हुए महसूस होता है। एवलिन खिंच गई। हाँ, जैसे मेरा शरीर गुनगुना रहा है। मैंने सोचा कि यह सिर्फ एड्रेनालाइन था। रिया ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसकी उंगलियां थोड़ी सी मुड़ गईं जैसे उसकी मांसपेशियों के अंदर कोई चीज चिपक गई हो। विन अपने हाथ को ऐसे घूर रही थी जैसे उसे अभी एहसास हुआ हो कि उसका वजन पहले जैसा नहीं रहा। लूसियन एक खंभे के सामने झुक रहा था। उसकी भुजाएं एक दूसरे पर झुकी हुई थीं। सिलास ने उस पर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ठीक है, तुमने क्या किया? लूसियन ने उस पर धीमी नजर डाली। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कुछ किया? क्योंकि आप अभी बहुत आत्मसंतुष्ट हैं और आप आत्मसंतुष्ट किस्म के नहीं हैं। एवलिन ने अपना सिर झुका लिया। क्या तुमने हमें नशीली दवा दी? लूसियन ने उपहास किया। नहीं। तब क्या? रिया ने आखिरकार पूछा, आंखें सिकोड़ लीं। लूसियन ने कंधे उचकाए। मैं आधी रात को राक्षसों का शिकार करता हूं। कुछ चीजें मिली। सिलास ने कहा, यह कोई जवाब नहीं है। यह एकमात्र ऐसा है जो आपको मिल रहा है। वे पहले उसे घूरते रहे, फिर एक दूसरे को। रिया ने अपना सिर झुका लिया। तुम अजीब हो। लूसियन मुस्कुराया। और अब आप पूरी तरह मजबूत हो गए हैं। सिलास ने अपना सिस्टम खोला और पलकें झपकाईं। रुको, मैं सी रैंक का हूं? एवलिन ने उसकी जांच की। उसका जबड़ा खुला रह गया। बिल्कुल नहीं। कैसे? शश, लूसियन ने बीच में कहा। हमें ध्यान केंद्रित करने के लिए एक टूर्नामेंट मिला है।
विचलित मत होइए। उस सुबह मैदान गुलजार हो गया। जैसे ही पहली टीम के मैचअप के लिए नाम कार्डों को फेंटे जा रहे थे, वैसे ही एयर स्क्रीन पर फ्लिक किया जा रहा था। हर कोई कड़ी पंक्तियों में खड़ा था। क्लास जीरो को दूसरों के देखने के तरीके में एक अलग बदलाव आया। कुछ अलग था। माहौल बदल गया था। लोग इस पर अपनी उंगली नहीं रख सकते थे, लेकिन अब उनकी नजरें लंबी हो गईं। कुछ बदल गया था। यहां तक कि ऊपरी स्तर से देख रही एलियाना ब्लेज ने भी नई स्टेट रीडिंग पर अपना सिर थोड़ा झुका लिया। वे चारों कल सी रैंक के नहीं थे, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। कोजी ने अपना पेय पिया। किसी ने कुछ तार खींच दिए। एलियाना काले कोट और औसत से भी ज्यादा खामोशी के साथ उस लड़के को देखती रही। तैयारी क्षेत्र में वापस एवलिन ने अपने कंधे घुमाए। उसका शरीर नया लग रहा था, चिकना और तेज, जैसे उसकी मांसपेशियों को कुछ याद आ गया जो उसने अभी तक नहीं सीखा था। ठीक है, उसने बुदबुदाया। यह पागलपन है। आपका स्वागत है, लूसियन ने आगे बढ़ते हुए कहा। अभी भी नहीं बताया कि तुम्हें यह कहां से मिला, उसने पुकारा। उसने उस पर एक नजर डाली। आधी रात की छापेमारी। पुरानी आदत। रिया विन के पास खड़ी थी, उसकी निगाहें हमेशा की तरह तेज थीं। उसने कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसने लूसियन की ओर केवल एक सेकंड के लिए ही देखा। उसने पलक नहीं झपकाई। गुंबद के अंदर रोशनी कम हो गई। मध्य मंच पर नीली रोशनी का एक स्तंभ चमक उठा। उद्घोषक की आवाज बिजली की तरह अंतरिक्ष में गूंज उठी। पहला दौर प्रारंभ। लूसियन ने एक सांस ली। कोई तनाव नहीं, कोई घबराहट नहीं। यही उनकी लय थी। उसका खेल, उसकी दुनिया। उसे अब अपने बारे में चिंता नहीं थी। उसने सुनिश्चित किया कि वे भी खड़े हो सकें। और अब दुनिया उन सभी को देखने वाली थी। क्लास जीरो, संचालित, तेज और अंततः तैयार। गहरा अंत अब गहरा नहीं था। यह सिर्फ पानी था। और लूसियान, उसने किसी बदतर चीज में तैरना सीखा था। अखाड़े में लड़ाई ऐसी शुरू हुई जैसे चिंगारी तेल पकड़ रही हो। ऊर्जा और फुटवर्क के धुंधलेपन में दो दस्ते आपस में भिड़ गए। क्षमता की चमक ने गुंबद को नीले, लाल और सोने की धारियों में रोशन कर दिया। भीड़ आगे की ओर झुक गई, प्रत्येक जयकार पिछली से अधिक ऊंची थी। लेकिन एवलिन तमाशा दिखाने के लिए शो नहीं देख रही थी। वह पीछे के पास खड़ी थी, शांत, आंखें आधी झुकाए, बाहें फैलाए। कुछ गलत था। नहीं अलग। वह इसे अपनी त्वचा में महसूस कर सकती थी। उसकी उंगलियों के नीचे स्थिर रेंगने की तरह। मैदान पर मौजूद छात्रों में से एक ने अपना हाथ घुमाया और हवा का एक झोंका आया। एवलिन ने पलकें झपकाईं। बस एक सेकंड के लिए उसके शरीर ने उसकी नकल कर ली। पूरी तरह से नहीं, लेकिन गति वही थी। बल, एहसास। और फिर छात्र ने छलांग लगाई। उसका पूरा शरीर बर्फ के कवच से ढका हुआ था। एवलिन की सांसें अटक गईं। दोबारा। उसकी उंगलियां झंझना उठीं। उसकी भुजाएं लचक गईं। बर्फ ने जवाब दिया। प्रयास से नहीं, फोकस से नहीं, बस उपस्थिति। क्या बकवास है, वह बुदबुदाई। रिया ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। एवलिन अब लड़ाई पर ध्यान नहीं दे रही थी। उसका ध्यान आंतरिक था। वह महसूस कर सकती थी कि किस तरह उसका मूल, उसकी क्षमता बदल गई है। यह इस तरह काम नहीं करता था। पहले उसे आंखों के संपर्क की जरूरत थी, शारीरिक स्पर्श, समय। अब उसे बस करीब रहना था।
उसने सोचा, इतना ही नहीं, पवन उपयोगकर्ता बर्फ चलाने वाले से भिड़ गया। चिंगारियां उड़ गईं, बर्फ बिखर गई, हवा गरज उठी। दोनों शक्तियों ने उसमें खून बहाया। और पहली बार एवलिन ने सिर्फ उनकी नकल नहीं की बल्कि उन्होंने उन्हें संयोजित किया। उसके हाथ में ऊर्जा का एक छोटा सा स्पंदन घूम गया, ठंडा लेकिन तेज, तीखा लेकिन तरल। हवा नहीं, सूचना, कोई नई चीज, कुछ अधिक। जमी हुई हवा की एक टेढ़ी मेढ़ी धारा उसकी उंगलियों के बीच इस तरह लिपटी हुई थी जैसे वह अस्तित्व में आने की प्रतीक्षा कर रही हो। मानो उसका शरीर उसके दिमाग से बहुत पहले ही जानता था कि इसे कैसे बनाना है। उसने धीरे से अपना हाथ बंद कर लिया। यह गायब हो गया। लुसियन, वह अपनी सांसों में फुसफुसाई। उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया और वह वहीं खड़ा था, वही लड़ाई देख रहा था, हाथ जोड़े हुए, चेहरा शांत, जैसे वह जानता था, जैसे उसने इसके लिए योजना बनाई हो। एवलिन का जबड़ा भिंच गया। आपको यह कब पता चला? उसने जोर से नहीं पूछा। इसके बजाय वह थोड़ा आगे बढ़ी और खुद को अपने चारों ओर मौजूद सभी लोगों की आभा में डूबने दिया। अंगारों की तरह चमकने वाली क्षमताएं, जादू के निशान की, चाहे उनके उपहारों का कोई भी स्वाद हो, वे सभी अब उसके लिए खुले थे। विलीन हो जाओ, उसने सोचा, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी हथेली में कुछ देर के लिए पत्थर और प्रकाश का मिश्रण बना, सघन, दीप्तिमान, एक रत्न के अंदर एक सितारे की तरह। उसने फिर आंखें खोलीं। यह फीका पड़ गया। लड़ाई खत्म हुई। जयकारे गूंज उठे। लेकिन एवलिन हिली नहीं। वह बस चुपचाप मन ही मन मुस्कुराई। यह अब नकल करने के बारे में नहीं था। वह विकसित हो रही थी। और किसी तरह लुसियन ने उसे अपने अंदर खोल लिया था। चाहे जानबूझकर या दुर्घटनावश से कोई परवाह नहीं थी। अब मायने यह रखता है कि वह इसके साथ क्या कर सकती है। अध्याय 50। उन्हें किसने प्रशिक्षित किया? गुंबद के ऊपर होलोग्राफिक स्क्रीन पर नाम लॉक होने से पहले ही भीड़ दहाड़ने लगी थी। क्लास 0 बनाम नेक्सस चौथी यूनिट। स्टैंड में हलचल मच गई। कक्षा 0 उनके खिलाफ? यह उचित मैच नहीं था। कम से कम हर किसी ने यही सोचा था। नेक्सस 4th यूनिट सैटेलाइट अकादमियों में से एक के शीर्ष रैंक वाले वरिष्ठ, वास्तविक दुनिया के फील्ड ऑपरेशन के साथ प्रशिक्षित हत्यारे। उनके दस्ते के नेता ट्रेस राल्किन ने अपने अंतिम सेमेस्टर में एक सी रैंक हाइड्रा प्रकार के जानवर को मार गिराया था। वे संभ्रांत थे, अछूत। नेक्सस टीम मैदान के सबसे दूर के छोर पर खड़ी थी, पहले से ही हाथ खींच रही थी और मुस्कुरा रही थी जैसे कि वे प्रथम वर्ष के कुछ कीड़ों को कुचलने वाले थे। ट्रेस उस बदसूरत आधी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा, अपने काले काले बालों में हाथ फिराते हुए। नहीं पता था कि वे आज बच्चों को बड़ी लीग में खेलने दे रहे हैं। लुसियन ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बस अपनी जैकेट एक कंधे से नीचे सरका दी और तब तक चलता रहा जब तक कि वह मध्य रेखा पर नहीं पहुंच गया। उसके बगल में विन हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उसकी आंख की हल्की सी हिलहट काफी कुछ कह रही थी। एवलिन ने अपनी उंगलियां चटकाईं। सिलास ने अपनी उंगलियों पर दस्तानों को समायोजित किया। ट्रेस अपना मुंह चलाता रहा। क्या आप निश्चित हैं कि आप सभी सही क्षेत्र में हैं? नर्सरी इसी तरह है। लुसियन ने उसकी ओर नहीं देखा। आप? समाप्त? ट्रेस फिर से कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन विन ने अपनी उंगलियां झटक दीं और उसका मुंह गायब हो गया। अक्षरशः बस गया। भीड़ हांफने लगी।
ट्रेस घबराकर अपने चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए लड़खड़ाकर वापस चला गया। उसके गले से दबीदबी आवाजें आ रही थीं क्योंकि वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसका एक साथी दौड़कर उसके पास आया। यो, क्या बकवास है? तुमने क्या किया? बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, विन ने स्पष्ट रूप से कहा। वह उबाऊ था। यहां तक कि लूसियन ने भी उस पर हल्का सा सिर हिलाया। उद्घोषक ने इसे नहीं रोका। सिस्टम ने इसे चिह्नित नहीं किया। मैच शुरू हो चुका था। और कक्षा 0, वे पहले से ही आगे बढ़ रहे थे। सिलास प्रथम था। उसका शरीर हल्का सा चमक रहा था। उसकी त्वचा के नीचे सुनहरे धागे ऐसे स्पंदित हो रहे थे जैसे सूरज की रोशनी नसों में घूम रही हो। ऊपर के बादल थोड़े छंट गए मानो उसकी ओर खिंचे चले आ रहे हों, और धीमी गड़गड़ाहट की आवाज के साथ वह जमीन से ऊपर उठ गया, सहजता से, कोई तनाव नहीं। वह उड़ गया। यह आकर्षक नहीं था। यह जोर से भी नहीं था। यह बिल्कुल सटीक था, नियंत्रित। फिर उसने अपने चारों ओर की आवाज को तोड़ते हुए आगे की ओर गोली चलाई। दुश्मन का टैंक उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। बड़ा आदमी, कवच कौशल चढ़ा हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे वह नाश्ते के लिए ईंटें खा सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ा। सिलास ने उस पर सौर गोली की तरह प्रहार किया। उस आदमी का कवच एक झटके में टूट गया। उसे एक चिथड़े की गुड़िया की तरह गुंबद के पार उतारा गया और इतनी जोर से बैरियर से टकराया कि एक गड्ढा हो गया। सिलास नहीं रुका। वह हवा में ही घूम गया, एक हाथ जमीन पर रखा और दूसरे हाथ की ओर बढ़ गया। एवलिन पहले से ही खेल में थी। वह तब भी खड़ी रही जब नेक्सस के 2 सदस्यों ने उसे दौड़ाया, एक दोहरी लौ वाले खंजर के साथ, दूसरा मिनी धूमकेतु की तरह गतिज क्षेत्रों में हेरफेर कर रहा था। उसने नकल नहीं की। इस बार नहीं। इसके बजाय वह विलीन हो गई। जैसे ही उसने अपनी मुट्ठियां आपस में टकराईं, उसकी बाहों के चारों ओर हवा और आग की लपटें उठीं, जिससे जलते हुए दबाव का एक चक्रवात पैदा हुआ जो पलक झपकते ही फैल गया और पहले हमलावर को पीछे धकेल दिया। दूसरे ने एक धूमकेतु उछाला, तेज, अप्रत्याशित, घुमावदार। उसने उसमें कदम रखा। फिर इसके माध्यम से। जैसे ही उसने बल को अपने चारों ओर झुकाया, हवा झिलमिला उठी। उसने गति को अवशोषित कर लिया और उसे एक नाड़ी में बदल दिया जिससे हमलावर फर्श पर गिर गया। यह अब नकल नहीं थी। यह कुछ नया था। इस बीच रिया तूफान के सामने चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखें आधी झुकी हुई थीं। नेक्सस के छात्रों में से एक ने खुद पर पर्दा डाल लिया था और अदृश्य हो गया था। इस तरह की गुप्तता को सेंसर भी ट्रैक नहीं कर सकते। मदद नहीं की। रिया की आंखें बाईं ओर झपकीं। सिलास के पीछे। सिलास ने संकोच नहीं किया। उसने हवा में ही घुमाया और नीचे की ओर लात मारी। अदृश्य दुश्मन तेज घुरघुराहट के साथ जमीन पर गिर पड़ा। अब दिखाई दे रहा है, चेहरा विकृत हो गया है। हवा ने उसे घायल कर दिया है। रिया का दिमाग सिर्फ तेज नहीं था, यह हर जगह था। उसकी टेलीपैथी ने इरादे को पकड़ लिया। सोचा, भावना। वह युद्ध के बीच पैदा हुई एक रणनीतिकार थीं। 2 और नेक्सस लड़ाकों ने विन को घेरने की कोशिश की। खराब चुनाव। एक ने एक क्रिस्टल लांस बुलाया। दूसरा छाया के माध्यम से चला गया, शायद पलक प्रकार का। विन ने भी पलकें झपकाईं। सचमुच गायब हो गया। फिर दोनों के बीच दोबारा नोकझोंक हुई। क्रिस्टल लांस बनने से पहले ही टूट गया। छाया स्टेपर को फिर कभी गायब होने का मौका नहीं मिला। विन का हाथ चाबुक की तरह चला और एक छोटी, तेज चीख हवा में गूंजने से पहले उसका हाथ अस्वाभाविक रूप से मुड़ गया। कोई खून नहीं।
बिल्कुल क्रूर, सटीक दबाव बिंदु जादू। वह जोर से नहीं हिली, वह तेजी से नहीं चली, वह बिल्कुल ठीक चल रही थी। अराजकता के केंद्र में लूसियन ने एक उंगली भी नहीं उठाई थी। अभी तक उन्होंने देखा कि नेक्सस की आखिरी बची छात्रा चुंबकीय क्षेत्र पर नियंत्रण रखने वाली एक लड़की गुंबद की संरचना से निकाली गई धातु की टुकड़ों से एवलिन को नीचे गिराने की कोशिश कर रही थी। टुकड़े हिंसक रूप से कंपन कर रहे थे, एक खदान की तरह मंडरा रहे थे। एवलिन ने मुस्कुराते हुए अपनी हथेली बढ़ा दी। गुरुत्वाकर्षण और गतिज बल का एक चक्र उसके हाथ में सिमट गया। धातु निकलने के बजाय अंदर की ओर खिंच गई। फिर उसने उसे फर्श पर पटक दिया, जिससे एक नियंत्रित विस्फोट के साथ मैदान से बाहर की ओर विस्फोट हो गया। धातु का तूफान नेक्सस गर्ल पर वज्रपात की तरह ढह गया। हो गया। मौन। कोई जयकार नहीं, कोई ताली नहीं, बस भीड़ की तेज सांसें जो कुछ उन्होंने अभी देखा उसे संसाधित करने की कोशिश कर रही हैं। क्लास 0 ने जश्न नहीं मनाया, उन्होंने खुशी नहीं जताई, वे वहीं खड़े रहे। लूसियन ने स्क्रीन की ओर देखा। सभी नाम लाल झपकाए। विजय। फिर वह मुड़ा और बिना कुछ बोले चला गया। बाकी लोगों ने पीछा किया। विन अभी भी घबराए हुए ट्रेस के पास से गुजरा। उसका मुंह वापस आ गया था, लेकिन वह आदमी चुपचाप भयभीत होकर दीवार के सामने बैठा था। विन नीचे झुके और फुसफुसाए, फिर से बात करें और मैं अगला आपका वॉइस बॉक्स लूंगा। ट्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया। वह नहीं कर सका। जैसे ही क्लास 0 गुंबद से बाहर निकला, फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग बालकनियों पर झुके हुए थे, कोनों में दुबके हुए थे, उनकी आंखें ऊपर दोहराए जा रहे फुटेज पर टिकी हुई थीं। वह क्लास 0 था। वे पूरी तरह बाहर भी नहीं गए। वे बस प्रथम वर्ष हैं, है ना? उन्हें किसने प्रशिक्षित किया? अवलोकन कक्ष के अंदर एथेना अपनी बाहों को मोड़कर खड़ी थी और अपने सामान्य अपठनीय चेहरे से पूरी लड़ाई देख रही थी। उसके पीछे कुछ प्रशिक्षक घबराहट से बड़बड़ा रहे थे। उन्हें इतना अच्छा नहीं होना चाहिए। एथेना ने बस अपनी कॉफी पी। हो सकता है कि आपकी कक्षा को उनकी सब्जियां खानी चाहिए थीं, उसने धीरे से कहा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब वे जानते थे क्लास 0 सिर्फ भाग लेने के लिए यहां नहीं थी। वे यहां खेल को बदलने के लिए आए थे। और खेल पहले से ही झुक रहा था।